Hello engineers, BPSC aspirants and my dear friends. Welcome to our channel PMW Civil Aspirant. I am प्रेम कुमार। देखिए दोस्तों, हम लोग ना BPSC के लिए ना ऑलरेडी जीएस का PYQ यूथ वाला डिस्कस कर लिया, जनरल इंजीनियरिंग का भी 3-4 सेट डिस्कस हो चुका है और 500 प्लस जीएस में और 150 प्लस जनरल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने कर लिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कर लिया है। इसमें हम लोग ना सिविल का डिस्कस करेंगे, स्पेशली पेपर 5। ऑलरेडी हम लोगों ने हाईवे और जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है उसका नोट्स का वीडियो डाला हुआ है, आप लोग रिवीजन पर्पज से देख सकते हैं और जनरल इंजीनियरिंग का भी आपको ये नोट्स का वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हैं। चलिए, करंट पेपर भी आपके चैनल पे अवेलेबल है। स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से 2024 का जो अभी पीएचडी वाला एग्जाम हुआ था उसको सिविल पेपर नंबर 5 का हम लोग अभी स्पेशली बात करेंगे, फिर पेपर नंबर 6 बाद में आगे बात करेंगे। तो पेपर नंबर 5 में देखिए सबसे पहले 24 वाला बात होगा, ठीक है, 24, फिर उसके बाद 22, ये देख सकते हैं इस तरह का पेपर है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, देखते हैं 200 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है पेपर 5 का। फिर उसी तरह से पेपर 6 का हम लोग बात करेंगे, अभी पेपर 5 का बात होगा, ठीक है। ये लेक्चरल वाला हम लोग छोड़ देंगे, आप लोग अगर करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं एक 24 वाला, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, एक 24 एक 22, तो 1 2 और एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे 5 पेपर हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कितना होता है इसमें, हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 5 का है, देख सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर वाला पोर्शन पढ़ना रहता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, आपको आरसीसी हो गया, ठीक है, स्टील हो गया और जीटी वाला चीज़ें पढ़नी है इसमें, ठीक है। तो आप लोग अपना ये खोल लेंगे और पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और सो कर नहीं देखिएगा वीडियो। देखिए, ए बीम कर्व्ड इन ए प्लेन इज डिजाइन फॉर, तो कोई देखिए प्लान में अगर आपको बीम कर्व है, ठीक है, वो किसके लिए डिजाइन होता है, तो जो बीम है ना, और बेंडिंग मोमेंट, शियर और टॉर्सन तीनों चीज के लिए डिजाइन होता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट, शियर और टॉर्सन तीनों के लिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ए फिक्स्ड बीम ऑफ स्पैन एल इज लोडेड विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट द स्पैन द कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट। देखिए कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट वो होता है ना जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना क्या होता है, साइन चेंज करता है, पॉजिटिव से निगेटिव, ये सब एल स्पैन का है। तो ये बोल रहा है ना कि इसमें यूडीएल है लेकिन फिक्स बीम है। देखिए ये फिक्स बीम है और ये यूडीएल है, तो इस तरह का बेंडिंग मोमेंट अगर बन रहा है तो ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर है। लेकिन कहाँ से देखना है, अगर इधर से देखना है तो अलग आएगा, सेंटर से देखना है तो अलग आएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो जो यहाँ पे एट डिस्टेंस ऑफ इतना सेंटर से L/2√3 पे होता है, ये स्टैंडर्ड मतलब की वैल्यू, इसको याद करना पड़ेगा। और अगर ये इंड से लेना है तो L-L/2√3, इसको घटाइएगा L/2/L/2√3, तो ये इतना घटेगा तो 0.21 आ जाएगा L। तो ये एक साइड से 0.21 L पर ये आपको कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए हम लोग ना इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे और कुछ चीज़ें, 1-2 क्वेश्चन बहुत लेंथी होगी उसको स्किप करेंगे। एग्जाम और ये एग्जाम के 3-4 दिन पहले वीडियो बन रहा है, तो इसके पर्सपेक्टिव से हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, एकदम सुपर फास्ट स्प्रिंटो रिवीजन है। चलिए, तो आप लोग कुछ इनपुट अपना तरफ से देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है एक लाइट मूवमेंट कनेक्शन होता है, लाइट मूवमेंट कनेक्शन, उसका कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है ये बताना, लाइट मूवमेंट कनेक्शन का। तो देखिए क्लिप एंगल जो सेक्शन होता है ना, वो आपको लाइट मूवमेंट कनेक्शन का एग्जांपल है। देखिए पीएमडब्ल्यू सिविल स्प्रिंटो, देखिए ये बीएमडब्ल्यू भी नहीं है, ठीक है, पीएमडब्ल्यू प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड नहीं, प्रीमियम वर्ल्ड, ठीक है। और ये पीडब्ल्यू नहीं है, लोग पीडब्ल्यू भी सर्च करते हैं, तो ये हम लोग का पीएमडब्ल्यू है, ठीक है। स्प्रिंट मैराथन स्प्रिंट में हम लोगों ने कितना बार अंतर बता दिया ना, वही है स्प्रिंटो, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये 4th नंबर क्वेश्चन है, ए एंगल ए कैंटिलीवर सीट पाइल, ये अपना स्टेबिलिटी कहाँ से लेता है, तो ये जो है ना सॉइल का लेटरल रेसिस्टेंस है ना, वहाँ से अपना ये लेता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है ए कंटिन्यूअस बीम ऑफ कांस्टेंट एमपी, ये जो है मूवमेंट है। देखिए 3 इक्वल स्पैन कैलोरीज यूडीएल यहाँ पे है, ठीक है। तो कोलैप्स लोड का वैल्यू पूछ रहा है बीम में। देखिए यहाँ पे यूडीएल है और ये जो है आपको देखिए कौन सा है, द वैल्यू ऑफ क्रॉस लोड फॉर द बीम, कंटिन्यूअस बीम है। तो देखिए इस तरह का कंटिन्यूअस बीम आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ए बी वाला जो स्पैन है ये और ये दोनों जो है ना ये सेम टाइप का होगा, लेकिन ये वाला जो है ना अलग डिफरेंट टाइप से काम करेगा। तो इसको अगर निकालेंगे ना, अगर सिंपल बी ए वाला ये वाला अगर निकालते हैं, ठीक है, तो ये तो फिक्स के रूप में काम करने लगेगा, इधर से फिक्स के रूप में ये वाला इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकालेगा 11.66 MP/L स्टैंडर्ड, ये आपको वैल्यू आता है, ये आपको कोलैप्स लोड का, ठीक है। और अगर दूसरा वाला पोर्शन लेते हैं बीसी वाला, ये बीसी वाला दोनों तरफ से फिक्स, तो 16 MP/L आता है। तो दोनों में से मिनिमम लेते हैं ना ये, तो ये 11.66 MP/L वैल्यू हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर
ये 11.656 MPa/L हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से मिनिमम लेंगे, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस है ना, तो ये फिक्स और ये एक तरह का ये इस टाइप का, ठीक है, SSB टाइप का हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड टाइप का। IS का देखिए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूछ लिया ना, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, और उसमें किसमें, बालू, सैंड में और क्ले में अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो सैंड में 800 दे रहा है इसके अकॉर्डिंग, और क्ले में 900 दे रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये Q/Y 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5 टोटल का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन रैंकाइन फॉर्मूला के द्वारा निकालने वाला। देखिए रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो है ना, ये टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता भी है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, तो वो होता है ना CVT/D² करके, ये TB बराबर, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है, जो कि देखिए ये डीप बीम कब कहा जाएगा, व्हेन द ये इसका रेशियो इफेक्टिव स्पेन, ठीक है, L इफेक्टिव बटा ओवरऑल डेप्थ, मतलब L/D का रेशियो क्या होगा, ठीक है। ये कितना बताना है, डीप बीम बताना है। देखिए हम लोग जो देखते हैं ना, जो जिसमें ये इसको देखते हैं हम लोग, सिंपली सपोर्टेड में 2 से अगर ज़्यादा होता है तो होता है, इसमें 2.5 होता है, ठीक है। तो ये D आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूअस में 2.5, ठीक। और ओवरऑल डेप्थ, मतलब डेप्थ जो है ना, ये ग्रेटर हो जाए अगर 2.5 टाइम्स ऑफ एल से, तो ये हम लोग कंटिन्यूअस में मान लेते हैं कि वो डीप बीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर द क्वेश्चन है, द डिजाइन विंड स्पीड इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट फ्रॉम द मीन ग्राउंड लेवल ऑफ 2a। कितना हाइट तक जो है ना, हम लोग जो विंड का स्पीड है डिजाइन, उसको हम लोग कांस्टेंट मानकर चलते हैं। 10 मीटर होता है कि क्या, तो 10 मीटर, ठीक। टॉप 10 में आइए, ठीक है, ट्रिक बनाइएगा कुछ कुछ चीज़ें याद करने के लिए। द रेशियो ऑफ अनडिस्टर्ब शियर स्ट्रेंथ टू द रिमोल्डेड शियर स्ट्रेंथ, देखिए पहले अनडिस्टर्ब, बाद में है शियर, तो इसको ना कोहेसिव सॉइल में अंडर अनड्रेन कंडीशन कितना होता है, तो ये ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। रेशियो ऑफ अनडिस्टर्ब शियर स्ट्रेंथ टू रिमोल्डेड शियर स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 11th नंबर क्वेश्चन, ये देखिए डिवीजन पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है तो फास्ट ही चलेगा। इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन, तो ज़्यादा बेसिक्स पर हम लोग जाएंगे नहीं, आप लोग कुछ पढ़े होंगे ऑलरेडी, तो अपना भी इनपुट लगेगा। वेल फाउंडेशन ग्रिप लेंथ कैसे डिफाइंड होता है दोस्तों, जो वेल फाउंडेशन है उसको ग्रिप लेंथ क्या बोलते हैं, तो डेप्थ ऑफ बॉटम ऑफ द वेल बिलो द मैक्सिमम स्कोर लेवल, तो जो स्कोर लेवल है ना, मान लीजिए ये स्कोर लेवल है, उसके नीचे डेप्थ ऑफ बॉटम ऑफ द वेल बिलो द मैक्सिमम, तो कितना डेप्थ है बॉटम का वो स्कोर लेवल से, उसको हम लोग बोलते हैं ये ग्रिप लेंथ। इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन, कैसा वेल फाउंडेशन देख लीजिएगा, ये GT का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रेलवे अगर ब्रिज के लिए देखें तो 50% लेते हैं, और वेल फाउंडेशन रोड ब्रिज के लिए 30%, तो ये याद रखिएगा, रोड ब्रिज के लिए 30 और रेलवे ब्रिज के लिए 50, मैंने रेलवे में थोड़ा ज़्यादा होगा, महंगा है ना। इक्वेशन ऑफ ए पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पेन एल सेंट्रल हाइट, ये चीज़ गिवन बाई 8h/L² L-6 होता है क्या, बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये ना 4h/L², ठीक है, 4h/L² ब्रैकेट में L-6, 8h नहीं होता है, 4h होता है, पैराबोलिक का है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। नेक्स्ट है देखिए, यार का टाइप दिया होता है ना, ये तो थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इतना मेरे पे डिपेंडेंट मत होइए। रेसिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म बाई, जो रेसिडुअल सॉइल है ना वो कैसे बनता है, तो जो पेरेंट रॉक है ना उसके बिदरिंग से, मान लीजिए यहाँ पे ये रॉक था, इसमें से टूट टूट कर यहाँ पे जो बना ना, रेसिडुअल बोला जाता है, ये पढ़ लीजिएगा। और उस तरह से बहुत सारा लिक्विस्टाइन होता है, लेक वाला सॉइल होता है, एलुवियल होता है। आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज, देखिए रियल तो होता ही है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी होता है, इमेजिनरी नहीं होता, रियल एंड कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए ये डिलीट हुआ हुआ क्वेश्चन। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन, देखिए याद करने वाला टाइप का है, ये ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन होता है ना, BTMF, तो इसका डिग्री ऑफ फाउंडेशन 6 माना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसलेशन XYZ तीनों है और रोटेशन XYZ तीनों है, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, देखिए कंप्रेसिबिलिटी लो को एल से डिनोट करते हैं। इनऑर्गेनिक सॉइल है, ये हो सकता है सिल्ट होगा, एम हो सकता है, ML हो जाएगा D, ठीक है। एल तो इसमें भी है, ये हाई वाला तो नहीं होगा, इसे भी कट जाएगा ये अगर एस जो है तो ये सैंड का हो जाएगा, लेकिन यहाँ इनऑर्गेनिक सॉइल है तो ये आपको D आंसर, ठीक है, देख सकते हैं ML इनऑर्गेनिक सिल्ट विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, सिल्ट वाला हो जाएगा इनऑर्गेनिक सॉइल। लाइम स्टेबलाइजेशन वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग, देखिए लाइम का स्टेबलाइजेशन जो हम लोग करते हैं ना, ये ट्रीट करते हैं किस चीज़ को, तो जो प्लास्टिक क्ले सॉइल है ना उसको हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, इसमें ना लाइम को ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ाया जाए। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्लास्टिक क्ले सॉइल को स्टेबिलिटी में लाइम स्टेबलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, जैसे सोडा लाइम मेथड,
वो हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, एक्सचेंज आयन एक्सचेंज में, तो ये सब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिलेट करते चलिए अदर सब्जेक्ट को भी। ए लोड डब्ल्यू इज मूविंग ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए इधर से लेफ्ट से राइट में चल रहा है, एक मूविंग लोड है, ILD वाला जो बनाते हैं ना वो सब। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 0.5 लेंथ पे आ रहा है, फोर्स लेफ्ट सपोर्ट इज, ठीक है। तो ये लेफ्ट सपोर्ट से आएगा, कितना पे आएगा, कितना होगा ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये पूछा है मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा एट 0.4 एल पे। तो देखिए ये हम लोगों ने पूरा बना लिया, ये एल है, ठीक है, और लोड मूव कर रहा है डब्ल्यू है, ठीक है। तो 0.4 एल पे हम लोग को निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे है ये, ठीक है, तो जो नीचे से आर ए यहाँ लगेगा, आर ए बी यहाँ लगेगा, टोटल जोड़ का डब्ल्यू होगा, तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ना लोड डब्ल्यू इज एट 0.4, अगर इस लोड को यहाँ पे हम लोग ले आकर डाल दें, ठीक है, तो यहाँ से आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल माइनस 4.L बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए, टोटल एल में से इसको घटा लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पढ़ रहा है ना ये, तो हम लोग बी के परस्पेक्टिव, किसी के परस्पेक्टिव हम लोग निकाल रहे हैं, वो आपको बेंडिंग मोमेंट 0, तो मान लीजिए बी के परस्पेक्टिव, तो आर ए इंटू एल कर लिया, और इसका कितना हो जाएगा, ये टोटल में से ये 0.4L घटा लिए, तो ये हो गया 0 बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ से ये वाला वैल्यू एक निकल के आर ए बराबर 0.6, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आर ए का जो वैल्यू है ना, इसमें पुट कर देंगे ऊपर ले जाकर 0.6W, तो ये 0.4W आ जाएगा आरबी का वैल्यू। तो आर ए निकल गया 0.6 और 0.4, ठीक है। तो ये निकल जाएगा इससे 0.6 इंटू 0.4L, आर इंटू ये 0.4L, इसी पे निकाला था ना 0.4L पे, तो उस तरह से निकल जाएगा 0.24L। तो ये कॉपी कलम लेकर बनाइएगा, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा वीडियो पॉज करके दिमाग लगाइए, आपसे बन जाएगा। इतना आप अभी तक कर लिए होंगे। बीम कॉलम ज्वाइंट आर द स्ट्रक्चरल मेंबर्स सब्जेक्टेड टू, देखिए तो बीम कॉलम एक तरह का कॉलम ही है, ये क्या चीज किस टाइप का फोर्स लेता है यही पूछ रहा है। तो कंप्रेशन लेगा ना, कंप्रेशन एंड बेंडिंग मोमेंट भी लेगा, ठीक है। तो बीम कॉलम स्ट्रक्चर मेंबर है, जैसे देख सकते हैं कंबाइंड एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट आता है, इसको सिंपली कॉलम भी बोल सकते हैं बीम कॉलम के नाम पर। फुल कंपनसेटेड रैप फाउंडेशन फॉर ए बिल्डिंग इज, देखिए रैप फाउंडेशन जो है ना, ये सब जुड़ा हुआ रहता है, बहुत सारा कॉलम रहता है। रैप फाउंडेशन फुली कंपनसेटेड है, तो ये किस तरह से बनाते हैं, तो सच दैट द वेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव सॉइल इज इक्वल टू द लोड ड्यू टू द बिल्डिंग। तो जितना बिल्डिंग का लोड आ रहा है ना, उसको इक्वेट करेगा किसका, जितना सॉइल जो है ना एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, ये राफ्ट फाउंडेशन के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बेसमेंट राफ्ट्स एंड बाउंड्री राफ्ट्स आर कंपनसेटेड फाउंडेशन, दे आर एडॉप्टेड द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी जो है ना सॉइल का फाउंडेशन में बहुत वेरी लो हो बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए, या कैलकुलेटेड सेटलमेंट जो है ना बहुत ही एक्सेसिव हो, मतलब बहुत ज़्यादा सेटलमेंट का चांसेज हो या सपोर्ट नहीं कर रहा है वो बिल्डिंग के इसको, तो राफ्ट फाउंडेशन देते हैं। मैट फाउंडेशन बोलते हैं क्या, कमेंट बताइए। द पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, देखिए प्री स्ट्रेस पोस्ट टेंशन ये सब आता है। प्री स्ट्रेस कर रहे हैं ना, उसमें क्या मतलब कि रेनफोर्समेंट लाने का क्या मतलब है, तो शुरू में ही ना कंप्रेसिव स्ट्रेस उसमें डेवलप कर देते हैं, टू इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कंक्रीट। तो ये सब पढ़ सकते हैं। डेवलपिंग ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग इज काउंटर बैलेंस टू इन डिजायर डिग्री, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्यों डालते हैं ये प्री स्ट्रेस में रेनफोर्समेंट, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस शुरू में ही आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना आप छोटा सा अपना प्यारा कमेंट जरूर दीजिएगा किस तरह का वीडियो लग रहा है, फीडबैक, ताकि आगे भी और किसी एग्जाम या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिलता है। किस तरह का है इसका कम से कम आइडिया तो लगे ना, ठीक है। फॉर ए लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर एलिमेंट, ठीक है, लीनियर है इलास्टिक है, तो इसमें ना क्या चीज़ होता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बात किया जाए इसमें, तो इसमें ना स्टिफनेस और उसके बारे में पूछा, फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा तो डी आंसर हो जाएगा। स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं स्टिफनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टिफनेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के कितना फोर्स चाहिए, और ये उसका उल्टा है, एक ये डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय यूनिट फोर्स। अब एक यूनिट फोर्स लगाया तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया, तो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, स्टिफनेस मतलब फोर्स फॉर ए यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक। स्टिफनेस मतलब फोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, और उल्टा होता है। और इस तरह का एक मैट्रिक्स वाला भी आता है फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो जैसे मान लीजिए ये कुछ के 1 1 है, कुछ मान लीजिए ये वैल्यू है, यहाँ पे 5 है, 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका ना तो 6 5 30 माइनस 3 दूना 6 24 होएगा ना, तो ये 1 ये मॉडुलस ऑफ की 1 1 हो जाता है, तो ये 24 यहाँ पे हो जाएगा, और इसका ना ये 5 उलट जाएगा, 6 इधर चलेगा, 5 इधर चलेगा, और ये 3 इधर आ जाएगा, 2 उधर चलेगा, और माइनस भी लग जाता है ये वाला। इस टाइप का आप लोग पढ़े होंगे, देख लीजिएगा, हम लोग कराए थे उसको नोट्स वाला वीडियो में। मतलब जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का नोट्स हम लोगों ने डिवीजन टॉपर का नोट्स कराया था, तो उससे देख सकते हैं। बेस्ट टेंशन मेंबर सेक्शन विल बी, ये देखिए
तो टेंशन मेंबर बेस्ड जो है ना किसमें होगा, तो डबल एंगल सेक्शन, ठीक, और अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट डबल एंगल सेक्शन वाला होगा। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल इज यूनिक फंक्शन ऑफ, तो देखिए टो बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे टेन फाइव फाइव तो इंटरनल एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो इसमें से ये सब कुछ नहीं होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कोहेशन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ये जो दे रहा है ये सब अलग अलग है, तो इसमें से कोई नॉन ऑफ देबो, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए, इफ द स्ट्रेन एनर्जी ऑब्जर्व इन ए कैंटिलीवर बीम इज बेंडिंग under its base x times greater than the strain energy observed in an identical simply supported beam is bending under its own weight, then the magnitude of x is, देखिए कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड में ना स्ट्रेन एनर्जी का कंपेरिजन पूछ लिया है, तो ये पूछ रहा है कि कैंटिलीवर में x टाइम्स ग्रेटर हो जा रहा है जो कि सिंपली सपोर्टेड में है। तो देखिए यहाँ पे ये m/2ei इंटू डी एल इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से एल ये फॉर्मूला होता है। आप देख लीजिएगा कैंटिलीवर के लिए ना WL² 2 होता है, तो वहाँ से आप लोग डाल कर ये वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। सिंपली सपोर्टेड के लिए यहाँ पे WL² 8 बेंडिंग मोमेंट का ये होता है, फिर यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी निकालिएगा, ठीक है, यहाँ से निकालिएगा। मैंने तो निकाला था लेकिन इसका आंसर कुछ और मेरा आ रहा था, लेकिन इसका 6 आ रहा है, आप लोग एक बार कमेंट बताइएगा। सिलेंडर रेशियो जो लेसिंग फ्लैट का 145 मानते हैं, ये बेसिक चीज़ है, और 40 से 70 डिग्री इसका एंगल होता है, ये ध्यान रखिएगा। परसेंटेज वाइट इन सीमेंट 40% के आसपास वाइट सीमेंट में रहता है। वाइटनी थ्योरी, देखिए वाइटनी थ्योरी जो है ना, ये डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर ए बैलेंस सेक्शन ऑफ ए कंक्रीट बीच लिमिटेड टू, तो कितना तक लिमिट होता है ये पूछ लिया है, किसका, विटनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखिए आप कोई थ्योरी है तो वो तो उसको देखिए 0.537 डी जो है ना, ये होता है किसके लिए, 250 जो एफ होता है, जो स्टील का ग्रेड है 250, उसके लिए 0.537, 415 के लिए 0.48 होता है, ठीक है, 0.48, 450 के लिए 415 के लिए, 500 वाले के लिए 0.46 डी, ठीक है। उसी तरह से आप लोग एक्सिव लिमिट वाला भी पढ़ते हैं, ये तो डेप्थ है, तो वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये पढ़ लीजिए, देखिए ये चीज़ है विटनी थ्योरी, इसी को बोलते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल, देखिए ये फाइन ग्रेन नहीं, कोर्स ग्रेन सॉइल पूछा, बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाई, किससे ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट होगा, वाइब्रेटरी रोलर। कोर्स है देखिए, तो जो वाइब्रेशन करेगा ना, तो वो कोर्स वाले को जो ऐसे बालू टाइप का कोर्स वाला होगा, तो उसको आसानी से ये कॉम्पैक्ट कर देगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे वाइब्रेटरी रोलर सैंड के लिए ज़्यादा यूज होता है, सी फूड रोलर क्ले सॉइल के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें, रैम्पर और सॉइल के लिए यूज होता है। के प्रोप्ड कैंटिलीवर यहाँ सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड एट मिड स्पैन, देखिए ये जो है ना यहाँ पे प्रोप्ड कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर केवल नहीं है, वो तो लटका रहता है, लेकिन इधर से लगा देते हैं प्रोप्ड हो जाता है, तो इसमें ना एक मिड स्पैन पे पी लग रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड कितना होगा ये पूछ लिया है, तो यहाँ पे ना थीटा और थीटा यहाँ पे भी आता है, तो ये निकालते हैं उसको, तो पी इंटू एल, ठीक है, L/2, और ये थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है, बर्डन निकालते हैं ना, और यहाँ पे एम पी थीटा और एम पी थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये यहाँ पे कैलकुलेट करिए 6 MP/L, स्टैंडर्ड भी ये वैल्यू भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ ए पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल इज 60%, देन द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज, तो देखिए ये दोनों का जोड़ करना 100 होता है, तो एयर कंटेंट प्लस ये सेचुरेटेड जितना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो इक्वल टू 100 हो जाएगा ना, परसेंटेज में अगर लीजिएगा तो इसे 1 होता है, तो 40%, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे AC प्लस एस बराबर 100 होता है, तो यहाँ पे AC निकालना है, एस सेचुरेशन दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा, ठीक। टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर अगर फाइंड करना है तो कितना साइज हम लोग लेते हैं, देखिए 150 गुना 150 तो होता है, 500 और 700 में कन्फ्यूजन होता है, तो ये 700 होता है, ठीक है। 20 mm से ज़्यादा होता है तब होता है क्या, और 20 mm से कम होता है तो कितना लेता है, ये कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए बैटन, देखिए, और एक सीमेंट का जो हम लोग करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना लेते हैं, ये उसका साइज ये बताइए, ठीक है। और वो तो लेते हैं कितना, जिसका कंक्रीट का होता है वो भी बताइए। देखिए इफेक्टिव लेंथ तो बैटन कॉलम का ना बढ़ा देते हैं, कितना से बढ़ाते हैं, 10% से, 10% से बैटन का बढ़ाते हैं, और आपको लेसिंग का 5 बढ़ाते हैं क्या, कमेंट बताइए। नेक्स्ट है, देखिए इफ वन एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम ए बी विद फिक्स एंड इज गिवन इन ए ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट डेल्टा विदाउट रोटेशन, रोटेशन नहीं दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट डेल थोड़ा सा नीचे डाउन कर दिया डेल्टा से, तो बोला है ना मोमेंट इंड्यूस्ड ए और बी ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के कारण कितना मोमेंट आपको यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर, ये होता है स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद करिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट का आगे जाने पर इस पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। तो प्रूफ रेजिलियंस, और नॉर्मल पूछता तो उस पर रेजिलियंस हो जाता, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं σ²/2E मॉडुलस रेजिलियंस होता है, इंटू भी से कर देंगे तो ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकल जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम कवर टू द टाइज और स्पाइरल शुड नॉट बी लेस देन, देखिए टाई वाला हेलिकल वाला मैंने पूछ रहा है, स्पाइरल में मिनिमम कवर कितना देते हैं, तो 25
mm से लेकर 3.5 तक है, तो इसका स्पेसिंग होता है, और पिच जो है ना 75 mm से 5/6 4 डायमीटर बाई 6 होता है, तो 25 mm हो जाएगा ना यहाँ पे ये वाला मिनिमम। ऑफ स्टीम स्लोप ऑफ एन अर्थ डैम अंडर एसटीडी सीपेज कंडीशन, एसटीडी सीपेज कंडीशन हो रहा है ना, तो ऑफ स्टीम स्लोप कितना होता है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन लेते हैं ये, द ऑफ स्टीम स्लोप ऑफ एन अर्थ डन एस्टिमेट दिस पोटेंशियल लाइन, इट इज क्लियर फ्लो लाइंस परपेंडिकुलर टू ऑफ स्टीम स्लोप, तो परपेंडिकुलर होता है जो ऑफ स्टीम फ्लो होता है ना उसका परपेंडिकुलर होता है ये, इसको इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं, ठीक। टू हिंज पैराबोलिक एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं और वो 2 हिंज है, ऊपर वाला हिंज नहीं है, यहाँ से 2 हिंज है, तो यहाँ पे ना थ्रस्ट जो होता है ना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ये इंक्रीज हो जाता है, क्या देखिए इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, डी आंसर हो जाएगा। ये आप लोग फॉर्मूला वगैरह जानते हो तो जानते ही होंगे, इस तरह का क्वेश्चन एक बार देखोगे ना तो आसानी से बन जाता है। 39 नंबर है, देखिए बेस फेलियर हो रहा है, ये डैम वगैरह है, डेप्थ फैक्टर डीएफ कितना लेते हैं, तो ग्रेटर देन 1 होता है ना तो बेस फेलियर होता है, और बेस फेलियर अगर डीएफ लेस देन 1 हो जाएगा तो टॉप फेलियर बराबर हो जाएगा, तो देखिए स्लो फेलियर, सॉरी फेस फेलियर है स्लो फेलियर के लेस देन 1 होता है, और बेस फेलियर ग्रेटर देन 1, और टॉप फेलियर के लिए 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा, टॉप फेलियर 1 होता है, ठीक, टॉप फेलियर 1, बेस ग्रेटर देन 1, स्लोप लेस देन 1, ठीक, ये ध्यान है। नेक्स्ट है कि फॉर लार्ज स्पैन एंड हैवी ग्रेविटी लोड, देखिए बहुत बड़ा स्पैन है बहुत दूरी तक और बहुत ही ज़्यादा लोड भी आ रहा है ग्रेविटी लोड, तो उसमें ना किस टाइप का चीज़ है इकोनॉमिकल होगा इसमें से स्ट्रक्चर। देखिए जो मेन आपको मस्ट इकोनॉमिकल पूछा है, ये इकोनॉमिकल पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रस और प्लेट गर्डर 2 चीज़ है, ठीक है, ये दोनों में से, लेकिन ट्रस जो है ना मस्ट इकोनॉमिकल होता है, गर्डर जो है ना यहाँ देखिए बहुत ही बड़ा लोड के लिए है, लार्ज स्पैन हैवी लोड्स के लिए यहाँ पे प्लेट गर्डर होता है, लेकिन ट्रस उससे ज़्यादा मतलब कि आपको ये होता है क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल होता है, तो ये ध्यान रखिए इकोनॉमिकल पूछ लिया, तो देखिए घुमा कर पूछ लिया। बिल्डिंग आंसर बीपीएससी का इसलिए मैं बता रहा हूँ, बिल्डिंग हाइट ग्रेटर देन 50 मीटर बट लेस देन 250 मीटर, तो 250 से 50 से 250 के बीच में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं टॉल बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा टॉल बिल्डिंग 50 से 250 और सुपर बिल्डिंग 250 से ऊपर। शियर लैग इफेक्ट, देखिए ये आप लोग पढ़ते हैं ना आपको स्ट्रक्चर में, बीम में आ रहा है, बीम के फ्लांज में, ठीक है, जैसे ये बीम है, ठीक है, इस तरह का, तो ये जो दिख रहा है ये फ्लांज है, ये वेब है, ठीक है, तो ये फ्लांज में जो है ना शियर लैग इफेक्ट आता है, तो बोला है कि आर डिसरिगार्डेड व्हेन द आउट स्टैंड ऑफ द बीम फ्लांज इज लेस देन और इक्वल टू, कितना लेस देन इक्वल टू होता है तो ये आपको शियर लैग देखने को मिलता है, तो L0/20 होता है ये, और इंटरनल एलिमेंट्स में देखिएगा आउट स्टैंड में L0/20 हाफ हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा जब इंटरनल एलिमेंट का बात करेंगे, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, ठीक है, तो प्लास्टिक लिमिट PL ग्रेटर देन LL, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में पूछ लिया, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है LL-PL होता है ना, तो यहाँ पे LL ग्रेटर देन PL, सॉरी PL ग्रेटर हो गया, तो ये मान लीजिए तो निगेटिव में आने लगेगा, तो क्या निगेटिव लेंगे क्या, तो निगेटिव नहीं लेते हम लोग जीरो लेते हैं, ठीक है, निगेटिव में नहीं जाते हैं जीरो लेते हैं, LL-PL इसी को लिखा है ये, तो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, ठीक है। उस तरह से W-PL अपॉन LL-PL ये किसका होता है बताइए, कंसिस्टेंसी का होता है क्या, और लिक्विडिटी का LL-W अपॉन LL-PL, ये वाला सब याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है रोटेशनल स्टिफनेस कोफिशिएंट, देखिए यही मैं बता रहा था K11 फॉर द फ्रेम हैविंग 2 मेंबर्स ऑफ इक्वल EI/L इज गिवन बाई, तो इसमें ना रोटेशनल स्टिफनेस पूछ रहा है ना, तो देखिए 3EI/L प्लस 4EI/L, तो दोनों जोड़ेंगे 7EI/L हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर फार एंड ही फिक्स है तो 4EI/L ये वाला है, ठीक है, और फिक्स ये 3EI/L है, अगर फार एंड हिंज है तो ये वाला चीज़ है 7EI/L हो जाना चाहिए, इसमें से 7EI/L तो दिया ही है, the rotation upon the frame having 2 members of equal EI/L is given by, तो ये होना चाहिए था, आई थिंक इसको डिलीट किया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट एट ए पॉइंट विद इन ए सॉइल मास लोडेड एट इज बाउंड्री, तो इसका बाउंड्री पर ना टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट कितना कंपोनेंट होगा स्ट्रेस का, ठीक है, उस सॉइल के अंदर में तो 6 होता है दोस्तों, नहीं इसमें 9 होता है, ठीक है, तो 3 तो नॉर्मल का होता है, 6 जो शियर स्ट्रेस होता है, केवल ये नंबर टोटल नंबर पूछ लिया ना, शियर का 6 और नॉर्मल का 3, तो दोनों का टोटल जोड़कर 9, तो 9 नागासाकी 9 अगस्त 6 अगस्त हिरोशिमा, याद आ रहा है कुछ, बॉम्बिंग न्यूक्लियर बम सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिक्स्ड सपोर्ट इन रियल बीम बिकम्स इन द कंजुगेट बीम, तो देखिए तो जो रियल बीम है उसमें फिक्स सपोर्ट है ना, तो कंजुगेट जब बीम बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा क्या, तो हाँ फिक्स फ्री हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए रियल बीम में और कंजुगेट बीम में क्या इंटरचेंज होता है, तो देखिए फिक्स जो है फ्री हो जाएगा, F से F फ्री है तो फिक्स हो जाएगा, ये तो उल्टा हो जाएगा। हिंज है
तो हिंज ही रहेगा, पिंड है तो पिंड ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। इंटरमीडिएट है तो ये चेंज होता है, हिंज या पिंड में इंटरमीडिएट वाला चेंज होता है, ठीक। इंटरमीडिएट रोलर है तो हिंज में, पिंड है तो रोलर में, ये वाला ये एक्सचेंज हो गया ना, मतलब रोलर इंटरमीडिएट रोलर हिंज में जाएगा, इंटरमीडिएट रोलर हिंज में, रोलर रोलर रहेगा, ठीक। तो ये क्या देखिए, स्लैब इज डिजाइन एज वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पेन टू शॉर्ट स्पेन। तो देखिए LX/LY, अगर मान लीजिए ये ऊपर वाला जो बड़ा है ग्रेटर देन 2 हो जाता है ना, तो ये वन वे मानते हैं, ग्रेटर देन 2 वन वे, क्योंकि ग्रेटर देन 2 का मतलब है ना, ये वाला जो है ना छोटा वाले से दुगुना बड़ा है, मतलब एक डायरेक्शन में ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, वन वे के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, देख सकते हैं ये सब। इकोनॉमिकल स्पेसिंग और रूफ ट्रस TPR, तो यहाँ पे कोस्ट ऑफ ट्रस जो है ना, और देखिए T कोस्ट ऑफ ट्रस है, P कोस्ट ऑफ पर्लिन है, और R जो है रूफ कवरिंग का एक कोस्ट है। तो T बराबर 2P + R स्टैंडर्ड ये वैल्यू है, इसको याद करिएगा। चलिए ये अब हम लोग खत्म होने वाला है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। सेकेंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड इंटरनली, देखिए इंटरनली क्या बात हो रहा है, और इंडिटरमिनेट ट्रस है इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रिडंडेंट मेंबर डबल। तो यहाँ पे एक मिनट देख लेता हूँ ये क्या इसमें ये हो रहा है, एरिया है, ठीक है, एरिया है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ रिडंडेंट मेंबर डबल। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो PKL/AE ये सब निकाला है अपॉन K²/L/E, तो ये सब डालकर यहाँ देखिए निकाला है। तो P फोर्स इन रिडंडेंट इन जीरो बट द टर्म डिक्रीजेज, हेंस X विल इंक्रीज। इसमें इस तरह से ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, ये देखिए ना ये डबल है कि कितना है, ये P रिडंडेंट में जीरो हो जाएगा, ट्वाइस नॉट बी इफेक्टिव 4 टाइम, ये जीरो होगा, ये ट्वाइस और 4 ये सब नहीं होगा। देखिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉसेज ऑफ प्री स्टेज अकर्स ओनली इन प्री टेंशनिंग एंड नॉट इन पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में ही केवल आएगा, ठीक है, प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग सिलेबस में है, पोस्ट टेंशनिंग में नहीं आएगा, केवल प्री टेंशनिंग में आएगा। तो ये जो है ना शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, इसको हाईलाइट करिए, शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट जो होता है ना ये केवल प्री टेंशनिंग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसमें आपको कौन सा वाले में, 2022 वाले में चलेंगे। तो चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं अभी इस वीडियो मामले में। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। 7/2020 वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 वाला हम लोगों ने कर लिया। ये जो है आपको 11/11/2022 को एग्जाम हुआ था, कब, 11/11/2022, 11/11/2022 को एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पेपर नंबर 5 का हम लोग बात करेंगे। अभी थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है पेपर नंबर 5, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करेंगे। देखिए सर्कुलर कॉलम है, 200 mm का रेडियस है, और सर्कुलर फुटिंग है, इसका रेडियस 1.25 मीटर इज प्रोवाइडेड, ठीक। इफ द डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज 600 mm, डेप्थ जो है फुटिंग का 600 mm है। और देखिए यहाँ पे QU अर्थ प्रेशर फैक्टर्ड है, तो द डिजाइन टू वे शेयर विल बी, तो शेयर कितना होगा देखिए, तो ये जो है ना D/2 पे हम लोग लिखते हैं, उसमें ये D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, तो उस टाइप का है ये। एक होता है सॉइल पे, एक होता है उस पे। सर्कुलर फुटिंग इज प्रोवाइडेड द डेप्थ ऑफ फुटिंग इज इनका फैक्टर। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये वाला जैसे ये सब दिया हुआ है, तो आपको देखना है ये R का वैल्यू कितना है, इसका डेप्थ का 0.6 है, तो 0.6/2, क्योंकि D/2 होता है ना वो, D/2 फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम। तो ये इधर कितना है आपको फुटिंग का पॉइंट, देखिए यहाँ पे 0.2 प्लस 0.6/3, तो ये 0.3 हो जाएगा, तो 0.3 0.2 0.5 हो जाएगा, ये वाला स्मॉल r 0.5 हो जाएगा, और कैपिटल R देखिए यहाँ पे कितना दिया 1.25 मीटर रेडियस, तो 1.25, और ये फॉर्मूला है Q नॉट पाई R² माइनस स्मॉल r², ठीक है, R² माइनस R0²। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेगा ना, तो 1.3175 कैलकुलेशन कर लीजिएगा, पेन कलम लेकर बैठिए, ठीक है, केवल शो कर दीवार से शॉर्ट कर मत देखिए। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग मेहनत करिए, ठीक है, मोटिवेट रहिए, ठीक है, हाई एनर्जी के साथ वर्क करिए। हाउ जो हाई सर, चलिए मोटर्स आर यूज फॉर ब्रिक मेशनरी सेल कॉन्फर्म, ये देखिए IS कोड पूछ लिया है, तो मोटर्स ब्रिक मेशनरी के लिए IS 2250 1981 वाला है, ये याद ही करने वाला है। निगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन और पाइल्स, देखिए निगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन पाइल्स में कब आता है, जब सॉफ्ट क्ले में फ्रिक्शन पाइल्स इन सॉफ्ट क्ले, अगर सॉफ्ट क्ले में फ्रिक्शन पाइल यूज करिएगा तो निगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन डेवलप होता है। ये सब पढ़ सकते हैं, उल्टा डायरेक्शन में होने लगता है ना, निगेटिव नाम में ही है। हायर डेंसिटी एंड लोअर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट इज इजीली अचीव्ड बाई, तो देखिए यहाँ पे ना ऑप्टिमम वाटर का कंटेंट कम चाहिए, लो करना है, डेंसिटी हाई चाहिए, ठीक है। तो ये बात करिएगा ना, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में हो जाता है। कोर्स ग्रेन सॉइल में
डेंसिटी आराम से हाई हो जाएगा, लेकिन वाटर कंटेंट कम हो जाएगा। ये वैसे भी कोर्स ग्रेड में थोड़ा सा वाइट ज़्यादा होता है, तो वो सब कम हो जाएगा, लोअर वाटर ऑप्टिमम कंटेंट। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ बियरिंग कैपेसिटी और देखिए ऑफ डबल अंडर रिम्ड पाइल टू दैट ऑफ सिंगल रिम्ड पाइल। डबल बटा सिंगल का जो बियरिंग कैपेसिटी कितना होता है, तो 1.5 टाइम्स, डबल वाला 1.5 गुना के इस बराबर होता है सिंगल से। स्टोक्स लॉ जो एप्लीकेबल टू 0.2 mm से लेकर 0.0002 mm तक होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ये ब्राउनियन मूवमेंट में। इफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज 0, इट मीन दैट द सॉइल इज एट कौन सा लिक्विड लिमिट होना चाहिए ना, लिक्विड लिमिट किस तरह से, तो ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है बताइए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो एल एल माइनस पी एल होता है, लेकिन ये होता है W माइनस पी एल अपॉन एल एल माइनस पी एल। ये अगर जीरो है तो ये वैल्यू तो टोटल जीरो होगा, तो ये W बराबर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक लिमिट पे आ जाएगा, W बराबर डब्ल्यू एल। W बराबर ये पी एल माइनस एल एल, एल एल में, तो ये पी एल है, तो ये लिक्विड लिमिट कैसे आ रहा है, इक्वेशन जीरो मीन दैट सॉइल इज लिक्विड लिमिट। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये चीज़ बताइएगा आप लोग, इसका आंसर यहाँ पे देखिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स, ये वाला फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं है, तो ये आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इंक्रीज इन, जो शियर स्ट्रेंथ है टो बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। तो यहाँ पे अगर कोहेशन बढ़ा देंगे तो भी बढ़ेगा, नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाएंगे वो भी बढ़ेगा, इंटरनल फ्लेक्शन बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल है वो भी बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि टेन फाइव बढ़ता है बढ़ने पे, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इन ट्राई एक्सल टेस्ट व्हेन द ड्रेनेज अलाउड इनिशियली ओनली एंड नॉट लेटर स्टेज, शुरू में अलाउ है दूसरा में अलाउ नहीं है, तो देखिए ये टर्म याद है, कंसोलिडेटेड ड्रेन। अगर ऑन का मतलब हो गया कि नॉट अलाउड, तो बोल रहा है कि दूसरा में अलाउ नहीं है, तो दूसरा में ऑन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, लेकिन पहला में कंसोलिडेटेड आएगा क्योंकि पहला में अलाउ है। पहला में भी अगर नॉट अलाउड जाएगा तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला इस टाइप से, दोनों में नॉट अलाउड हो जाएगा, ऑन कंसोलिडेटेड ऑन ड्रेन। ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर फॉर ए डेंस सेल 1/3 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है ना, तो 3 हो जाएगा ना, देखिए ये वाला वैल्यू। अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन इन केस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज सेट सैंड एंड क्ले में कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए सैंड का बात हो रहा है और क्ले का, उसमें 800 से 900 देखे थे, यहाँ ज़्यादा दे रहा है, 900 से 1000 दे रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइएगा इसमें ये क्या आंसर दे रहा है सही। व्हेन विड्थ ऑफ फाउंडेशन इन 900 mm सेटलमेंट इज फाउंड टू बी 30 mm। देखिए एस ए बाई एस एफ टू मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एस एफ जो है ना सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए ना, तो ये अगर इसको बराबर करें तो बी एफ बाई, अगर मान लीजिए आप कोई यहाँ पे फुटिंग का ले लेते हैं, ये आप किसका है, फाउंडेशन का, ये फुटिंग का है, तो ये कैपिटल एफ मान लीजिए इसको। ठीक है, और नीचे वाला को छोटा एफ मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन कितना है, 900 है, विड्थ 900 है, और इसका पता करना है ना, ये इसका 600 है। ठीक है, इसका दिया हुआ है, और सेटलमेंट जो है ना फाउंडेशन का दिया हुआ 30 mm। ठीक है, नीचे वाला का पता नहीं है, सेटलमेंट ही निकालना है ना, सेटलमेंट एस स्मॉल है, पुटिंग का नहीं पता है, तो ये देखिए 00 से 00 उड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये बजाएगा तो 6 त्रिका 18 या 9 दूना 18, 2 आ जाएगा ना 20 mm। प्लेट लोड टेस्ट प्री लोडिंग कितना है इसमें डालते हैं, तो 70 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये प्लेट लोड टेस्ट में डालते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, IS कोड का रिकमेंडेशन है ये सब। साइज ऑफ पीट 5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ प्लेट लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूब साइज यूज फॉर द लेबोरेटरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो ये सीमेंट के लिए अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है ना, 70.6 mm का ये लेते हैं। ठीक है, कितना, 70.6 mm का, देख सकते हैं ये सब। ये वाटर जो है ना P/4 + 3% लेते हैं, ये सब देख सकते हैं। 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर का इस पर डालते हैं। 150 गुना 150 गुना 150 mm, ये किसके लिए लेते हैं, अगर सीमेंट कंक्रीट का होगा तब होगा ये। ठीक है, ये कंक्रीट का होगा, और सीमेंट के लिए 70.6 mm का। व्हाट इज द लोडिंग रेट इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से जब निकालते हैं CTM पे तो कितना लेते हैं, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और प्लेट लोड टेस्ट में 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 14 ग्राम यहाँ पे न्यूटन कंप्रेसिव में। डेप्थ शुड द नीडल इन वीकेट टेम्परेचर। देखिए जो वीकेट टेम्परेचर हम लोग जो करते हैं आपको कंसिस्टेंसी निकालने के लिए, फाइनल इनिशियल सेटिंग टाइम ये सब है, तो उसमें ना कितना पेनिट्रेट होना चाहिए सीमेंट पेस्ट में, तो इसमें ना देखिए यहाँ देखिए नीचे से ना 5 से 7 mm तक छूटना चाहिए, मतलब कि ऊपर से ये टोटल 40 होता है, तो 33 से 35 mm तक ये होता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड। ऊपर से 33 से 35 तक आ सकता है, नीचे से 5 से 7 तक छूटा रहना चाहिए, ये वाला पॉइंट है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा।
द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर, तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिनिमम होता है, देख सकते हैं, और 10 कितना 100 होता है ना, वो देख लीजिए। जिप्सम इज एडेड, ये तो रिपीट हो गया ना आफ्टर, ये देखिए बिगनिंग में ही क्लिंकर का जब ग्राइंडिंग करते हैं उसी समय जिप्सम को डाल देते हैं, ठीक है, ये सब का देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ना ये बोला है ना कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ई बराबर ना पहले 5700 रुपये एफसीसी को होता था, अब 2000 आईएस कोड के अकॉर्डिंग 5000 रूट एफसीसी होता है, ठीक है, और जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.7 टाइम्स रूट एफसीसी होता है, ये पढ़ लेंगे आप लोग, 0.7 टाइम रूट एफसीसी। स्प्लिटिंग टेंसाइल 0.66 रूट एफसीसी, डायरेक्ट टेंसाइल ये होता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट इन ए सेफ्टी सपोर्टेड बीम, स्पैन 10 मीटर का है, ठीक है, मूविंग लोड 40 किलो न्यूटन पर मीटर और 5 मीटर का स्पैन है, मूविंग लोड स्पैनिंग ओवर 5 मीटर, ठीक है, तो ये छोटा है, 5 मीटर का लोड है, 40 किलोमीटर पर मीटर का ये यूडीएल है, और 10 मीटर के स्पैन पे ये घूम रहा है, ठीक है, तो इसमें ना एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो देखिए ये अब आप आईएलडी वाला हम लोग टॉपिक करें तो वहाँ से हो जाएगा। एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट, सीजी ऑफ द यूडीएल शुड बी प्लेस एट द मिड स्पैन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। देखिए तो जो मान लीजिए 10 मीटर का है ना, तो ये आपको 5 मीटर वाला ये सेंटर हो गया, तो इस तरह से इसका प्लेस कर देंगे, तो ये कितना मीटर का था, ये 5 मीटर का था, तो 2.5 इधर और 2.5 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट का जो है ना इस तरह से बनेगा, ये आपको पता होगा, ये हाइट निकालना पड़ता है, ये वाला देख लीजिए, तो ये 2.5 इधर 2.5, ये लोडिंग है, ठीक है, ये लोडिंग है, और 10 मीटर का जो है हम लोग पास वो है ये स्पैन, ठीक है। तो इसमें ना देखिए ये AB/L ये सब निकालिए फॉर्मूला लगाकर, यहाँ से निकालिएगा तो y1 निकलेगा, y2 निकलेगा, फिर y भी निकलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ये 1/2 और ये दोनों का ये पैरेलल साइड को जोड़कर इंटू दोनों के बीच में डिस्टेंस, या ट्रेपेजॉइडल वाला फॉर्मूला लगाकर, और ये लोडिंग का देखिए ये 2.5 है ना, इतना तक का बेंडिंग एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये निकालेंगे ना तो 2.5 गुना 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वो लोडिंग है, तो उसको गुना करेंगे 375 किलोमीटर मीटर आ जाएगा। इसको कलम पेन लेकर बैठिए, अपना बुक भी खोल लीजिएगा तभी बनेगा ये। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम के 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, तो हम लोग फास्ट करेंगे, तो रिवीजन पर्पज से है, देख सकते हैं, कुछ अपना इनपुट दीजिए, सारा चीज़ स्पून पुडिंग मेरे पर डिपेंडेंट न मत रहिए, ठीक है। 4 पॉइंट्स लोड्स, नहीं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो फिर वीडियो भी नहीं चलेगा। 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये सब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, 2 मीटर बिटवीन द कंसेक्यूटिव लोड्स एंड दे आर ट्रैवर्स ए गर्डर ऑफ 30 मीटर स्पैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ 10 किलोमीटर लोडिंग। द मैक्सिमम शेयर फोर्स है 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से 8 मीटर पे शेयर फोर्स मैक्सिमम निकालना है, और ये सब इस तरह का लोडिंग लग रहा है, तो इसमें ना आप लोग ये सिमेट्रिकल टेंगल वाला लगाते हैं। देखिए इस तरह का ये 30 मीटर का है, लेकिन यहाँ पे 20 मीटर, ये 22 मीटर इधर, 8 मीटर इधर, 8 मीटर बोला है ना, लेफ्ट सपोर्ट से निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग निकालना है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, तो देखिए इसमें आप लोग लगाएंगे ना, तो ये देखिए ये टोटल ये 22 है, ठीक है, और टोटल 30 है, तो 22/30 अपॉन में 22, और y1 ये y1 बटा ये कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर पे है ना, तो 20, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल लगा दिया गया है इसमें, ठीक है। तो ये निकाले ना तो क्या होता है, ये 1 - a/L किया ना, इसको हम लोग Z/L L - Z/L करते थे ना, ये वाला L - Z/L, तो वहाँ से रखिएगा तो ये वाला इसका हाइट निकल जाएगा। तो बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, इसमें सिमेट्रिकल लगा दिए, y1 निकल गया, उस तरह से y2 y3 निकाल लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे सेंटर बेंडिंग मोमेंट निकाला है ना, तो उसके y1 इंटू उसका जितना लोड आ रहा था, जैसे 8 आ रहा था, तो 8 देखिए यहाँ पे है, ये 8 लग रहा था, तो ये 22/30, 15 आ रहा है तो y1, 15 आ रहा है तो y2, 10 आ रहा है तो y3 का वैल्यू 10 पे ये डाल दीजिएगा 16/30, तो वहाँ से निकल जाएगा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, सॉरी शेयर फोर्स मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे ना मोर स्टेबल के बारे में बात कर रहा है, तो स्टेबल वही होता है जो डिटर्मिनेट होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट में m स्क्वायर EI/dx हाफ होता है, ठीक है, m स्क्वायर अपॉन 2EI इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला है, यहाँ तो है नहीं, ये 3 तो होगा नहीं, ये 2 पर नहीं होगा, डी आंसर है। हाफ p डेल्टा होता है, m स्क्वायर अपॉन 2EI/dx होता है, t स्क्वायर 2GJ होता है, 2 नीचे रहता है, ये ध्यान किया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए रिजिड ज्वाइंट, टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी भी ज्वाइंट पे, ये हम लोग किए थे, ठीक है, 3EI/L 4EI/L सब जोड़कर ज्वाइंट पे 1 होता था। बीम कैरीज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल उस पर आ रहा है, ठीक है, पूरा लेंथ पे। द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल द स्ट्रेन एनर्जी बाई मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसमें स्ट्रेन एनर्जी होगा, तो उसी में होगा ना जिसमें m स्क्वायर अपॉन 2EI/dx, जिसका बेंडिंग मोमेंट, ये मोमेंट जिसका ज़्यादा होगा उसी में ना होगा ये आपको स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि ये फॉर्मूला में m स्क्वायर है और सब तो कॉन्स्टेंट ही है, तो किसका होता है, कैंटिलीवर का होता है क्या, तो हाँ देखिए कैंटिलीवर का मैक्सिमम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैंटिलीवर ना W² 2 होता है, इसमें WL² 8 होता है, यूडीएल वाला एक केस है, ठीक है, यूडीएल ये पॉइंट लोड नहीं है, और ये फिक्स बीम में W² 12, तो ये 12 है तो छोटा हो जाएगा ना, ये 8 है तो छोटा हो जाएगा, ये 2 है तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरह से कैंटिलीवर का ज़्यादा होता है।
प्रॉप्ट कैंटिलीवर का W²/8 ये वाला है, सिंपली सपोर्टेड का ही इसमें आ जाता है प्रॉप्ट कैंटिलीवर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कैंटिलीवर में होगा, जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। विच एक्सप्रेशन शेप फैक्टर किसको बोलते हैं? तो ZP/ZE जो प्लास्टिक, ये आपको जेड है, ठीक है, प्लास्टिक मोमेंट है उसको भी, अपॉन में जो इलास्टिक है उसको भी, दोनों का रेशियो। या देखिए मोमेंट ऑफ प्लास्टिक भाई ये भी है, ठीक है, लोड फैक्टर कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड, ये देख सकते हैं। ये रिजर्व स्ट्रेंथ ये सब है फॉर्मूला देखें। रोटेशन एट ए पॉइंट इन ए रियल बीम इज इक्वल टू डैश इन ए कंजुगेट बीम। तो जो रोटेशन किसी ज्वाइंट पे होता है ना रियल बीम में, तो वो कंजुगेट बीम में क्या हो जाता है, तो शियर फोर्स हो जाता है, रोटेशन शियर फोर्स में कन्वर्ट होता है। जैसे फ्री को हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्स को फ्री, ये सब था ना, रोलर में ही रहता था इस टाइप से। इंटरमीडिएट वाला कुछ हिंज में चेंज हो रहा था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर इन द फ्लोइंग। कौन कौन जीरो फोर्स होगा, ये होगा क्या, ये वाला होता है ना, कोलिनियर अगर आ रहा है, कोई दो मिल रहा है और तीसरा है, ये सब टाइप का फॉर्मूला आप लोग मेथड जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला और ये वाला नॉन जीरो है, ये आप लोग कर लेंगे अपने से, ये अपने नोट से। द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर गिवन बिलो। देखिए इसका अलग अलग मेथड है, कट मेथड से भी निकलता है, नॉर्मल मेथड से भी निकलता है। मैं लूप मेथड से बता देता हूँ। देखिए एक ये लूप है, एक लूप, दो लूप हुआ तो 2C हम लोग लगाते हैं, C के लिए यहाँ लूप हम लोग लेते हैं 12, तो दो दूना 4 हो गया, ये आपको ये स्टेटिक्स वाला। और यहाँ पे देखिए 1 2 और 1 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 और 1 यहाँ पे, ये तो होगा नहीं और मोमेंट होगा नहीं, तो 3 और 3 6 1 7 हो गया ना। 7 - 3 हम लोग के पास अवेलेबल है ना इक्वेशन, तो DAC हम लोग का 4 हो जाएगा, 4 ये और 3 दूना 6 ये, तो 10 हो जाएगा। हम लोग अपने मेथड से निकालें, आप अपने मेथड कट मेथड से निकाल सकते हैं। ये वाला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करिए, अपना कट मेथड बना लिए। कंटिन्यूअस बीम ABC ये सपोर्ट, ये फिक्स है, B और C सिंपली सपोर्टेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड W है पर मीटर रन लेंथ। ठीक है, तो ये देखिए BC सब्जेक्ट 0.2 W मीटर सब दिया हुआ है, ये सब देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ना डिफ्लेक्शन ये पूछा है, कंटिन्यूअस बीम को स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो हम लोग पढ़ते हैं, ये फोर्स मेथड, और उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ये सब, तो डायनेमिक काइनेमेटिक और उसमें, तो ये वाला देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना, ये दिखाया हुआ है, पहला वाला फिक्स है, दूसरा वाला ये हिंज है, फिर तीसरा वाला भी यहाँ पे हिंज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूडिया लग रहा है, यहाँ पे कुछ लग रहा है, तो ये चीज़ अगर देखिएगा ना, तो थीटा है, किसी भी फिक्स पे थीटा 0 होता है। ठीक है, और बात किया जाए ये फिक्स, अगला बारे में आइएगा, BC AB तो ये फिक्स है, CB, ठीक है, तो CB के बारे में बात करें जाए तो ये 0 हो जाएगा, MCB 0, और दोनों को जोड़कर ये जो है यहाँ पे देखिए MBA प्लस MBC, ये देखिए MBA और MBC किसी ज्वाइंट पे टोटल वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, और फ्रीली मूव है तो MCB 0। नेक्स्ट है फ्रेम टू बी एनालाइज बाई मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पूछा है, यहाँ से देखिए आज पूछा हुआ, द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर EB ED और EF, EB ED EF इधर पूछा है, ED ऊपर पूछा है, EF नीचे पूछा है, तीनों पे पूछा है, तीनों का सम जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा। तो इधर देखिए इधर 2i है, ठीक है, ये 2i, ध्यान रखिए i नहीं है 2i है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ना, तो इसका बात करते हैं, देखिए यहाँ पे स्टिफनेस ऑफ मेंबर EB तो 4EI/L है। ठीक है, क्योंकि ये फार एंड फिक्स है ना, यहाँ पे फार एंड फिक्स है ये F वाला, तो ठीक है 4EI/L, लेकिन i जो है ना 2i है। ठीक है, तो यहाँ धर लेंगे 2, तो 4 ये बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और ED के बारे में बात किया जाए, ED देखिए ED है यहाँ से ऊपर, ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 4EI/L, ठीक, और हम आई ही है, और स्टिफनेस ऑफ EF 4EI/L, तो L यहाँ पे 4m है, ऊपर L 3m था, तो ये m का वैल्यू रखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ EB पूछा है, क्या पूछा है ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और हर एक मेंबर का अलग अलग पूछा था ना, तो यहाँ पे 4/3 और EI नहीं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं, वो तो अभी हम लोग रिलेटिव स्टिफनेस निकाला ना, स्टिफनेस, तो DF EB का अगर निकालना होगा तो जो उसका आ रहा है स्टिफनेस अपॉन टोटल स्टिफनेस, तो ये टोटल जुड़ दीजिए वहाँ पे, तो 11/3 आएगा और 4/3, तो ये 4/11 आ जाएगा। उस तरह ED का निकालेगा तो उसका डाल दीजिए, टोटल 4/11 आया था, कितना रहा था 11/13, तो 11/13 रखेंगे, 11/3 ना, 11/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 4/11, यहाँ पे भी 11/3 आएगा, तो ये 11
11/3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो EI बाई 11/3 3/11 हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर चीज़ है, मतलब इफ एन इंटरनल स्ट्रेस कंपोनेंट लाइक शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शन कंपोनेंट ये एक स्मॉल डिस्टेंस से ये मूव कर रहे हैं, तो देखिए डिफॉर्मेशन इस सेक्शन में कितना आएगा। कर्व ऑफ द डिफॉर्म शेप इज रिप्रेजेंट टू सम स्केल, यहाँ पे ये ILD वर्ल्ड बनाना है आपको रिएक्शन कंपोनेंट का। तो ये ना किस मेथड से निकलता है, तो मूलर ब्रेसलू प्रिंसिपल लॉ, ठीक है। देखिए फिर से पढ़िए, इफ एन इंटरनल स्ट्रेस कंपोनेंट, जैसे कि आप लोग शियर फोर्स निकाला, बेंडिंग मोमेंट निकाला, कोई भी रिएक्शन निकालना है, तो ये ना स्मॉल डिस्टेंस से इसको मूव कराते हैं और वहाँ पे डिफॉर्मेशन आता है, ये मूलर ब्रेसपुल प्रिंसिपल लॉ से आता है, ठीक है। ये मेथड जर्मन इंजीनियर हेनरिच ये मूलर ब्रेसपुल के नाम से रखा गया था। आई सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसका टॉप फ्लांज ये दिया हुआ है, बॉटम फ्लांज दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है फ्लांज का, बीट का बीप दिया हुआ है, डेप्थ बीप का दिया हुआ है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ अप्लाई करेगा, टॉप मोस्ट फाइबर से, तो वाई पे मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 250 mm 50 mm, ये इसका भी 50 mm ये है, ठीक है। और ये टोटल बीच का वेब का डेप्थ है 200 mm और ये 50 mm, ये 400 mm, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ना निकालना है ऊपर से ये वाई, ठीक है, यहाँ तक वाई आएगा, ठीक है। तो ये देखिए टोटल एरिया यहाँ का निकालिए 250 गुना, ये ऊपर वाला 250 है ना, ये 250 गुना 50, देखिए इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, 250 गुना 50 प्लस 50 गुना 200, ठीक, और 400 गुना 50, ये कर लीजिए, टोटल एरिया निकल जाएगा। और यहाँ पे A/2 कर देंगे ना, आधा में बांटता है, ये फॉर्मूला है ना, न्यूट्रल एक्सिस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड द सेक्शन एरिया इक्वल एरिया में बांटता है। तो देखिए अब इसमें से ना यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ये इक्वल एरिया को बराबर करेंगे, तो 250 गुना 50 तो ये है ही। अब देखिए यहाँ से हम लोग YP मान लिए, ठीक है, YP डिस्टेंस पे यहाँ से निकला, अभी टॉप मोस्ट फाइबर से वो 50 जोड़ना पड़ेगा बाद में, पर इसको YP मान लिए, इसका हाइट डेप्थ मतलब इसका निकालने के लिए, नहीं तो फिर वो बेड्थ और फ्लांज और वेब और फ्लांज फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग केवल इसका हाइट मान लिए हैं, क्योंकि ऊपर वाला हाइट पता है ना, तो ये वेब का YP से हम लोग मान लिए कि इतना डिस्टेंस पे न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा। तो 50 गुना YP इक्वल टू 21,250, बराबर करने को YP का वैल्यू निकल जाएगा 175, प्लस 50 जोड़ देंगे 225, टॉप मोस्ट फाइबर से निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर ए गिवन स्ट्रक्चर एंड लोडिंग इफ देयर एग्जिस्ट एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट द सेक्शन। देखिए तो बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, which is both safe and statically admissible with a set of load W. The value of W must be less than or equal to the collapse of WC. तो ये जो है ना WC उसके लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। ये आपको बता रहा है सेफ होने के लिए कौन सा थ्योरम इसको बताता है, स्टैटिक थ्योरम के अंतर्गत इस चीज को बोला जाता है। लोअर बाउंड थ्योरम स्टैटिक थ्योरम को बोलते हैं, अपर बाउंड थ्योरम काइनेमेटिक को बोलते हैं, लोअर किसको बोलते हैं स्टैटिक को, अपर किसको बोलते हैं काइनेमेटिक को। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सेफ लोड होने के लिए ना जो क्रिटिकल लोड है उससे कम बराबर होना चाहिए। ऑल द फाइबर्स एट द सेक्शन टू यील्ड इज नोन एज, ऐसा मोमेंट जिसपे सारा फाइबर एकदम यील्ड होने पे है तो इसको प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी बोलते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ ए बीम इज गिवन है, ये 12/4 ये सब दिया हुआ है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालना है, तो ये जो है ना 1 बाई ये टोटल का ये मैट्रिक्स और ये उलट जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो देखिए 12×5 = 60 माइनस 4 × 16, 60 में से 16 गया कितना आ जाएगा 44 के, ये 1 बाई ये मॉडल्स ऑफ वो जो ये इसका वैल्यू आया, मॉडल्स को वहाँ डाल देंगे। अब ये जो है ना यहाँ 12×5 उलट जाएगा तो 5×12 हो गया, और ये भी 4×4 ये उलट जाएगा और माइनस माइनस लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मैट्रिक्स। सेफ फैक्टर आई सेक्शन का ना 1.2 के आसपास लेते हैं ना, 1.2 यहाँ देख लीजिए 1.2, और सबका देख सकते हैं, जैसे 1.5 होता है रेक्टेंगुलर का, ये याद रखिएगा, ट्रिएंगुलर का 2.3 और डायमंड सेक्शन का कितना होता है 2 होता है, डायमंड का 2, ट्रिएंगुलर का 2.3, ये ध्यान दीजिएगा एक बार, कमेंट में बताइएगा भी सही दिया कि नहीं। लोड फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ ए 2 स्पैन कंटिन्यूअस बीम यहाँ पे दिया हुआ है ये सब। प्लास्टिक मूवमेंट एंड इलास्टिक मूवमेंट ऑफ द बीम 150 किलोन्यूटन प्लास्टिक है, इलास्टिक 100 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो क्या पूछा क्या है, डिटरमाइन द लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दोनों चीज निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना मानते हैं हम लोग, 1.5 मानते हैं, लोड फैक्टर कितना मानते हैं, देखिए यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड फैक्टर ना, देखिए सेफ फैक्टर हम लोग 1.5 ले लेते हैं, नहीं सेफ फैक्टर 150 और 100 दिया हुआ है, तो MP/MY, तो 150/100 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर हम लोग पास 1.5 अगर आ गया ना, ठीक है, सेफ फैक्टर 1.5 आ गया तो FOS लोड फैक्टर अपन सेफ फैक्टर होता है, ठीक है। तो सेफ फैक्टर हम लोग पास 1.5 है, ठीक है, और लोड फैक्टर दिया है क्या, दोनों निकालना है, लोड फैक्टर भी निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी निकालना है। अब बताइए, तो दोनों में से एक तो मानना पड़ेगा, तो ये 4 FOS को 4 मान लिया है, तो यहाँ से 4 × 1.5 6 हो जाएगा इसका,
से फैक्टर। चलिए यहाँ पे देखिए टी इज द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट इन वोल्टेज कनेक्शन ऑफ टेंशन मेंबर, पिच शॉल नॉट बी। देखिए तो ये आपको टेंशन में ना ये 200 mm तक जाता है, 16 टी और 200 mm जो भी लेस हो, और कंप्रेशन में 16 टी और 200 mm, सॉरी 12 टी और 200 mm होगा ना, देख लीजिएगा इसमें 12 टी और 200 mm, इस तरह का बहुत सारा होता है, ये देख लीजिएगा टैकिंग रिवेट वगैरह। रूफ ट्रस ऑफ ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टेंशन मेंबर बट ओकेजनली सब्जेक्टिव टू कंप्रेशन। देखिए मेनली बात बोला है ना कि टेंशन मेंबर टाई है, ठीक है, टेंशन मेंबर है, लेकिन कभी कभी उसमें ये विंड लोड ये सब का आपको कारण आ सकता है कुछ, तो कितना से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये कितना 350 होगा ना, 350 ये वाला देखिए यहाँ पे अर्थक्वेक और इसका विंड का इसमें रिवर्सल लोड ले सकते हैं, लेकिन ये मेनली रूफ ट्रस में ये होता है, ठीक है, टाई टेंशन मेंबर में। और सब देख सकते हैं ये सभी दिया हुआ है, प्योर के लिए 400, रिवर्स ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस आया तो 180। यहाँ पे ये दिया हुआ है तो ये पूछ रहा है ना कौन सा ट्रस है, ठीक है, तो इसका ना आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का ये ट्रस है। तो ये ना आपको फिंक ट्रस है, फिंक। देखिए ये किंग, किंग जो है ना भी में होता है, भी में भी बीच में इसमें कट किया हुआ है, किंग भी, और ये उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे फिंक, लेकिन इसमें ना ये बीच में नहीं है, इधर इधर है साइड में, ये चीज़ है। क्वीन में ना रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और प्रैट, प्रैट में यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, लेकिन इसके अलावा एक और है हॉट ट्रस, तो यहाँ पे ये 60-60 टाइप का कट रहा है। ये इसमें एक दोनों तरफ 90-90 था, इसमें एक तरफ 90 नहीं है, एक तरफ हो सकता है लेकिन एक तरफ नहीं है। एफ स्टैंडर्ड डेविएशन 4 न्यूटन पर टारगेट एफ सीखिए, ये 1.65 प्लस सिग्मा वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो 20 प्लस 1.65 इंटू कितना दिया हुआ है 4 न्यूटन, तो 16 चौका 64 और ये 26 के आसपास आ जाएगा। देखिए IS 456/2000 के अकॉर्डिंग कंक्रीट हैज रीच लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कब स्टैंड कहाँ तक पहुँच जाएगा, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हो जाएगा, ये पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो 0.0035 पर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेंट्रॉइड ऑफ ए कंप्रेशन ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लिमिट स्टेट डिस्टेंस बीइंग मेजर फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन एज, तो कितना होता है कंप्रेशन एज से, ऊपर वाले से ले रहे हैं ना, कंप्रेशन से नीचे से पूछ रहा है क्या। देखिए तो ऊपर से 0.42 XU होता है, तो नीचे से D माइनस 0.42 XU हो जाएगा ना, 0.42 XU कंप्रेशन से होता है, ठीक है, ध्यान रखना है 0.42 XU, सी नंबर 0.42 XU यहाँ पे देख सकते हैं 0.42 XU कंप्रेशन से, और ये है टेंशन, आपको टेंशन से। और लीवर आर्म का वैल्यू D माइनस 0.42 XU होता है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन RC बीम डेप्थ, ये भी 250 के लिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ, डेप्थ का वैल्यू पूछ लिया है, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे उसमें कितना 250 के लिए देखे थे ना 0.53 D, तो ये वही वाला चीज़ है ना, रिपीट हो गया ना ये, और इसके लिए 0.4 D और इसके लिए 0.46 D, और इसके लिए ना ये एक होता है ये एक्चुअली ये आपको कौन सा 0.153 D, 0.146 होता है ना, और 0.133, ये क्या होता है, ये कमेंट बताइए, क्यों होता है क्या। ये IS 456 के अनुसार इन ए कॉलम मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडिनल बार, तो जो है ना ये 300 mm मैक्सिमम होता है, 0.8 से 6% लेते हैं, बार्स आर नॉट लेफ्ट, लेफ्ट हो जाएगा तो 4%, ठीक, ध्यान रखिएगा। 12 mm का मिनिमम इसमें डायमीटर बार का लेते हैं, और 300 mm इसमें डिस्टेंस लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बार के बीच में। देखिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम व्हेन द इफेक्टिवली स्टेंस अगर ट्रांसलेशन एट बोथ द एंड्स पे ना ट्रांसलेशन माना है ये, और लेकिन जो रोटेशन एक इंच पे माना है, तो फिक्स वाला पे माना है ये, लेकिन इस पे ना रोटेशन हो सकता है, तो ये आपको ये हो जाएगा हिंज। तो ये इस टाइप का ना L/√2 होता है कि क्या होता है, कमेंट बताइए। तो ये जो L/√2 तो 0.707 आता है, इसमें 0.8 मान लेते हैं, ठीक है, रिकमेंडेड वैल्यू वो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है L/√2, तो ये चीज़ है। और अगर दोनों तरफ ये फिक्स है तो L/2 होता है, इसको रिकमेंडेड 0.65 ले लेते हैं, और दोनों तरफ अगर हिंज हो जाता है, दोनों तरफ तो केवल L वैल्यू हो जाता है, ठीक है, L हो जाता है, और एक तरफ फिक्स और एक तरफ हिंज, ये हिंज है, ठीक है, तो ये L/√2 होता है, जिसको कि रिकमेंडेड 0.80 ले लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं 1.12 भी होता है। RCC बीम में कंसिस्ट ऑफ 16 मीटर बार है, कोर्स एग्रीगेट साइज यूज 20 mm का एग्रीगेट यूज हो रहा है। हॉरिजॉन्टल भी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एनफोर्सिंग बार कितना होगा, तो एक होता है ना वो वाला 5 mm तक ज़्यादा जा सकता है, तो ये मेन एनफोर्समेंट 16 mm का है, और 20 mm का एग्रीगेट है, ठीक है, 20, तो स्पेसिंग और 20 + 5 25 mm हो जाएगा, ठीक है। अगर डायमीटर ऑफ द बार इफ डायमीटर्स ऑफ द मेन बार्स आर इक्वल,
देखिए यहाँ पे है ना, जो हॉरिजॉन्टल मिनिमम डिस्टेंस कितना लेते हैं, लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ फ्लाइंग, मैक्सिमम साइज ऑफ द बार, तो बार का मैक्सिमम साइज कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, और 5 में मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, तो 20 है, उसे 5 में बढ़ा दें तो 25 हो गया, और मैक्सिमम साइज ऑफ बार कितना है, 20 ही है ना, इनर्सी से सॉरी 16 का बार है, 16 तो 16 और 25 में कौन ये आपको ग्रेटेस्ट हो रहा है, 25, तो 25 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट ये ध्यान रखिएगा। सेकंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल स्पोर्ट्समैन टू बी यूज्ड इन ए बीम इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू, तो कितना तक ले लेते हैं, तो ये ना 4% तक लेते हैं, ठीक है, ये मिनिमम वाला है, एस टी बाई बी डी 0.851 तो ये होता है टेंसाइल स्पोर्ट्समैन, और ये मैक्सिमम 0.4% लेते हैं, बी डी कैपिटल होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिजाइन ऑफ स्लैब ऑफ डायमेंशन, 7 और 3 मीटर का ये आपको है, और इसमें ना क्या डालना है, देखिए तो मेन रिस्पोर्समेंट शॉर्ट स्पैन के हम लोग लॉन्ग देते हैं, जैसे इस तरह का है ना, तो हम लोग मेन रिस्पोर्समेंट इस तरह से देते हैं, शॉर्ट के लॉन्ग, और लॉन्ग के लॉन्ग हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे मेन रिस्पोर्समेंट सेल बी 3 मीटर डायरेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन 7 मीटर डायरेक्शन में देते हैं, ये वाला चीज़ पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग का आ गया, लेकिन ये पेपर नंबर 6 होगा, ठीक है, तो ये हम लोग इग्नोर करते हैं, इसको आगे देखेंगे। देखिए ये सब आ गया आपको उसमें इन्वायरमेंट वाला, तो ये पेपर 6 है, इसको हटाइए, 50 क्वेश्चन होगा ना। चलिए पेपर नंबर 5 आ गया, ये 14/10/2022 को एग्जाम हुआ था। चलिए यहाँ बात करते हैं, एक रेक्टेंगुलर बार है, विड्थ वी है, हाइट एच है, ये देखिए कैंटिलीवर के रूप में यूज होता है, तो इसमें ना लोडिंग इज इन पैरेलल टू द साइड, जो साइड है उसके पैरेलल में लोडिंग डाल रहे हैं, तो देख सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, तो ये जो है ना सेक्शन मॉडुलस जो आई है अपन y/2 यानी कि टोटल हाइट बाई 2, ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो आई एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12 होता है ना डेप्थ, तो यहाँ पे एच है, तो ये हो जाएगा एच बी एच क्यू बाई 12 एच/2, तो बी एच स्क्वायर बाई 6, ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लिए। नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज आर रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर विद डिग्री ऑफ इंटरडिटरमिनेंसी n+1 हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। से फैक्टर फॉर ए सर्कुलर ट्यूबुलर सेक्शन विद आउटसाइड डायमीटर इक्वल टू द ट्वाइस द इनर डायमीटर, ट्वाइस है इनर का, तो देखिए ये डी आई बाई डी नॉट, तो डी बाई टू डी 1/2 हो जाएगा, और ये ना 1.7 1 माइनस के क्यू, यहाँ पे देखिए ऊपर में के क्यू है, नीचे में के 4 है, ठीक है, तो ये अगर सोल्व करिएगा तो ये के क्यू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/8 और 1/16, तो ऊपर जाएगा 16/8, 8 दूना 16, 7 दूना 34, 3.4 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे 1 माइनस में भी है ना, तो 1 माइनस ये 1/8 हो जाएगा, तो ये 7/8 अपॉन ये 15/16, ठीक है, तो 16/15 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। ठीक है 8 दूना 16, तो 14/15, ठीक है, लगभग 1 के बराबर ही है, और ये 1.7 के आसपास आएगा, तो 1.58। ये बीम ऑफ एल लेंथ एल इज पिंड एट बोथ इन पे पिंड है, और सब्जेक्टिव कंसंट्रेटेड बेंडिंग कपल ऑफ मोमेंट एन, सेंटर पे ये एम मोमेंट लग रहा है कपल, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द बीम, देखिए यहाँ पे मोमेंट एम लग रहा है, L/2 ये सब है, ठीक है, ये सब समझ सकते हैं। उसके बाद समेशन ऑफ 0 आर ए आर बी 0 करेंगे, केवल मोमेंट लग रहा है ना, समेशन ऑफ एम ये हिंज है, यहाँ पे 0 करेंगे, तो आर बी बराबर m/l, आर ए बराबर -m/l, ये निकल जाएगा बेंडिंग मोमेंट, तो ये गुना हो जाएगा ना लेंथ से m/l इंटू एक्स, तो ये कितना पे निकालना था, ये मैक्सिमम बेंडिंग द बेम, तो सेंटर पे निकलेगा ना, तो L/2 डाल देंगे, तो L/2, तो L से L कट गया m/2, और ये प्लस एम भी करेंगे ना, क्योंकि वो देखिए यहाँ पे वो एम ये भी तो दिया हुआ है ना, ऑलरेडी मोमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो -m/2 और +m/2 ये, क्योंकि इसका नेगेटिव डायरेक्शन और इसका पॉजिटिव, ये कट के m/2 आ जाएगा, सही है। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम में एल लेंथ है, बेंडिंग मोमेंट m है, ये देखिए m बराबर अल्फा x माइनस L/L², ये मोमेंट का यहाँ पे ये डिफिनेशन दिया है, ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है, और शियर फोर्स पूछा है, तो dm/dx जो होता है ना शियर फोर्स होता है, इसको अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर कर दिए तो शियर फोर्स निकलता है, डिफरेंशिएट कर दिए तो ये अल्फा x माइनस x/L² को डिफरेंशिएट करिए, तो अल्फा तो बाहर आ जाएगा, और ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 3x² हो जाएगा अपॉन L² तो रहेगा कांस्टेंट, तो ये वाला चीज़ है, और इसको 0 करेंगे, ठीक है, द शियर फोर्स विल बी 0 एट, तो 0 कर देंगे तो यहाँ पे निकलेगा x का वैल्यू L/√3 निकल जाएगा। वी यूज ए लिंक है, तो ये अननोन होता है, तो ये वाला चीज़ है। नेक्स्ट टाइम बीम मेंबर इन ट्रस में कंप्रेशन में है, if a member of a truss is in compression then the what will be the direction of force that it will apply to joint, और कंप्रेशन में है ना, तो वो जो है ना इनवार्ड होता है, टेंशन में होगा तो आउटवार्ड होगा, ये देख लीजिएगा। इन ट्रस एनालिसिस ये कंप्रेशन में है तो टुवर्ड्स जॉइंट, और टेंशन में है तो अवे फ्रॉम जॉइंट, टेंशन में है तो अवे फ्रॉम जॉइंट,
नेक्स्ट है देखिए ये बी सी ये सब दिया हुआ है, ठीक है। वर्टिकल रिएक्शन पॉइंट बी पे पूछा है, पॉइंट बी पे वर्टिकल रिएक्शन कितना आएगा, तो ये डिलीट हो गया, इसको छोड़ सकते हैं। एक्सटर्नल लोड पोजीशन नॉट शोन इन द गिवन बिग, एक्सटर्नल लोड क्या लग रहा है वो दिया ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे, कुछ पता ही नहीं है कोई लोड। इफ वी रिक्वायर कंस्ट्रक्टिंग आईएलडी और वर्टिकल सेक्शन सपोर्ट एट पिन जॉइंट देन अकॉर्डिंग टू मूलर प्रिंसिपल लॉ बाय विच टाइप ऑफ सपोर्ट शुड इट रिप्लेस। देखिए तो यहाँ पे ना किसको रिप्लेस करना है, पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट को हम लोग कैसे रोलर गाइड से इसमें हटाते हैं मूलर प्रिंसिपल लॉ में, पिन को रोलर, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, पिन को रोलर हटाते हैं। विच स्ट्रक्चर विल परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में ना इंडिटरमिनेट वाला ज़्यादा काम करता है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट अर्थक्वेक में अच्छा काम करता है, भले ही वो स्टेबल नहीं है। तो वो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेशन सब्जेक्ट टू सिमिलर टाइप लोडिंग, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के पास ना बेटर डिग्री ऑफ फिक्सिसिटी होता है, ठीक है, इसलिए परफॉर्म अच्छा करता है। बीच जगह यहाँ पे सेटल हो जा रहा है, ये सेटल, लेकिन ये सेटल नहीं होगा क्योंकि फिक्स है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। और वो देखते हैं 6 डेल्टा बाई एल स्क्वायर, वो वाला याद आ रहा है फॉर्मूला। ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट द राइट एंगल टू द मेन रिइंफोर्समेंट, तो मेन रिइंफोर्समेंट ये राइट एंगल पर देते हैं ट्रांसवर्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूट लोड को डिस्ट्रीब्यूट भी करने के लिए और टेम्परेचर स्ट्रेस को भी ये रेसिस्ट करने के लिए और श्रिंकेज स्ट्रेस सभी को ये करने के लिए ये दिया जाता है परपेंडिकुलर में। प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड एज ए लॉस ऑफ स्ट्रेस इज ड्यू टू, तो देखिए श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट से भी हो सकता है, इलास्टिक शॉर्टिंग भी हो सकता है, क्रीप ऑफ कंक्रीट, ये सब हो सकता है प्री स्ट्रेस में। आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस इज कंप्लीट, ये लॉस किसके कारण हो जाएगा, तो ये सब के कारण हो जाता है, ठीक है, ये सब लोग पढ़ सकते हैं। स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडरेशन, तो जो ट्रांसवर्स वाला जो रिइंफोर्समेंट देते हैं ना उसका स्पेसिंग कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो ये 16 टाइम्स और वो होता है क्या, देखिए 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट बार्स इन द कॉलम, और उसके बाद लीस्ट लेटरल डायमेंशन भी होता है, ठीक है, और ये 48 टाइम्स भी होता है ये ट्रांसवर्स का, 5 ऑफ ट्रांसवर्स, ये वाला कहीं कहीं नहीं लिया जाता है लेकिन ये भी रहता है, ये याद रखिए हाई स्कूल में तीनों है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लैप्ड स्प्लाइस इन द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर बाइट साइज ग्रेटर देन, तो 32 mm होता है, इसमें 32 नहीं है तो 36 ले लिया गया। ग्रेड्स ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर रिस्पेक्टिवली 415 M20 है, ठीक है, तो ये भी 415 है स्टील वाला, M20 FCK हो जाएगा, ठीक है, और ये देखिए FI ये है, FCK ये है, ठीक है, तो विड्थ 30 4 बार है 20 आपको, सॉरी 4 बार है 20 mm डायमीटर का, और यहाँ पे देख सकते हैं डेप्थ 35 सेंटीमीटर, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा ये निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा सीधे 0.87 FI/ST बटा 0.36 FCK B, ठीक है, तो 0.87 FI का जगह कितना था 415 था ना, ये ST कितना हो जाएगा 4 बार था, 4 बार गुना π/4 और 20 स्क्वायर 20 डायमीटर था ना, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा ST अपन 0.36 FCK कितना था 20 वाला था ना ये कंक्रीट, और B कितना है 300 mm का ये है, देखिए 30 सेंटीमीटर, तो 300 mm ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको करिएगा तो XU निकल जाएगा, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा। डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट सेक्शन है D 600 mm, और ठीक है 6 बार है 25 mm डायमीटर का है, और एक और है 4 बार है 20 mm डायमीटर का है, ठीक है, 300 mm का ये स्मॉल बी है, और D 60 mm का है, ये भी 415 यूज़ करें, M20 ग्रेड यूज़ करें, तो ये देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा ये ग्रेड डबल इनफोर्स है, ये ध्यान रखिएगा, तो ओवर इनफोर्स अंडर इनफोर्स बैलेंस वाला ये निकालना है, तो XU निकल जाएगा ना, तो वहाँ से काम हो जाएगा, तो देखिए XU निकालना है 0.87 FI/ST अपॉन 0.36 FCK B, ये वाला फॉर्मूला पुट करिए, तो यहाँ पे सब चीज़ पता है आपको, FI 415 है, ST देखिए 6 वो बार था π/4 इंटू 25 स्क्वायर था, और ये 350 था, यहाँ से निकालिएगा तो ये आ जाएगा 421, ठीक, और XU लिमिट निकाल कर देख लीजिए तभी ना कंपेरिजन हो पाएगा कि ये अंडर इनफोर्स की कितना है, तो ये कितने 415 के लिए होता है, और 0.53 कितने के लिए होता है XU लिमिट, वो होता है 250 के लिए, ठीक है, और 0.46 500 के लिए, ये वाला ध्यान रखिए, तो इसके लिए 0.48D, तो ये निकाले तो 288 आया, और यहाँ से 421 आया, तो XU जो हम लोग का है ना XU लिमिट से ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो ज़्यादा आ गया तो ओवर इन्फोर्समेंट, ज़्यादा तो ओवर इन्फोर्समेंट, ये चीज़ है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखिए फास्ट करेंगे। इफेक्टिव वेट ऑफ द सिंपली सपोर्टेड प्लांट बीट, DF दिया हुआ है, L0 दिया हुआ है, BW भी दिया हुआ है, ठीक है, D भी दिया हुआ है, FE 415 और M20 दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है L0/6 DF, ठीक है, BW प्लस 6 DF L0/6, सीधा वैल्यू पुट करिए, तो BW दिया हुआ है 6 DF का वैल्यू दिया हुआ है 100, और ये L0 का वैल्यू 12 मीटर है तो 12 4 mm हो जाएगा, इसको कैलकुलेट 950 में आ जाएगा। 3 इंच आर्च स्टेटिकली, देखिए 3 इंच है ना, 3 इंच, तो इसमें ना ये DS0 आता है, इसका निकाल कर देख लीजिएगा तो डिटरमिनेट होता है, लेकिन 2 इंच वाला ना एक इंडिटरमिनेट होता है एक वैल्यू के कारण। फिलेट वेल्ड में भी टर्म है, तो कनकेव भी होता है, मीटर भी होता है, कनकेव भी होता है, ऑल होता है, ये आप लोग फिगर देख सकते हैं, पढ़े होंगे तो जरूर याद आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शुड प्रोबेबली बी यूज्ड एट प्लेस वेयर टॉर्सन अकर्स। देखिए बात किया जाए विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन शुड प्रिफरेबली बी यूज, जहाँ पे टॉर्सन आता है ना, टॉर्सन वहाँ पे कौन सा हम लोग यूज करते हैं, बॉक्स टाइप सेक्शन, टॉर्सन पे बॉक्स टाइप,
सेक्शन यूज किया जाता है तो उसको रेसिस्ट करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन, तो कितना होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट, ठीक है। ये बताइए इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ बेल्ट साइज या 4 टाइम्स होता है, ये बताइए कितना नंबर है, 22 नंबर है। देखिए दोस्तों ये वाला अगर देखिएगा, यहाँ देख लीजिए, ये 4 टाइम्स ऑफ बेल्ट साइज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कितना नंबर हम लोग कर रहे थे, रेक्टेंगुलर बार यहीं पर है ना। तो देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, द मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज 4 टाइम्स इज नॉमिनल, ये देख सकते हैं आप लोग। जनरली द पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट, जो पर्लिन है ना पैनल के पॉइंट पे इसको प्रोवाइड करते हैं, क्या अवॉइड करने के लिए, बेंडिंग मोमेंट जो राफ्टर में आता है ना उसको अवॉइड करने के लिए पैनल पॉइंट पे पर्लिन को डाल देते हैं। देखिए ये कोड के अकॉर्डिंग पूछा गया है, वैल्यू ऑफ विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ स्टील सेक्शन टू बी प्लेस चेक ऑन, तो ये जो है ना लोकल बकलिंग के लिए चेक किया जाता है। डिजाइन विंड फोर्स डिपेंड अपॉन, तो रिस्क कोएफिशिएंट टोपोग्राफिक वेरिएशन सब पे डिपेंड करेगा क्या, तो ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए ये फॉर्मूला होता है ना K1 K2 K3 VB, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिएगा टोपोग्राफी साइज रिस्क कोएफिशिएंट। यहाँ पे थोड़ा सा फिर एक बार देखूंगा तो इसका क्वेश्चन बनेगा, स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड 10 mm थिक, डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज होल्ड इज 20 mm, देन द नेट सेक्शनल एरिया ये B माइनस ND नॉट इंटू T होता है ना, ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। B कितना है, ये आपको देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर है ना, स्टील प्लेट 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 300 mm हो जाएगा, माइनस n कितना है, नंबर ऑफ होल एक है और डायमीटर ऑफ होल कितना है 20 है, और गुना थिकनेस T है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा तो ये नेट निकल जाएगा। थिकनेस ऑफ गजट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन, तो 12 mm से ये लॉस नहीं होना चाहिए, गजट प्लेट का थिकनेस इतना मिनिमम होना चाहिए। बीम फिक्स एट द एंड एंड सब्जेक्टेड टू इट लेटरल लोड्स ओनली इन स्टैटिकली इंडिटरमिनेट्स एंड द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी। देखिए लेटरल लोड्स ओनली बोला है, इसमें ना लेटरल लोड्स है, ठीक है। तो देखिए लेटरल लोड्स है तो इसमें ना एक वाला डायमेंशन हटा दिया जाता है, कौन सा, ये वाला हटा दिया जाता है, ठीक। तो क्योंकि ये वर्टिकल लोड लग नहीं रहा है तो वर्टिकल वाला को हटा दिया गया। तो देखिए तो HA HB MA MB, ठीक। तो ये दो मतलब दो यहाँ पे दो यहाँ पे, एक वाला यहाँ पे हट गया, नहीं तो 3 होता है ना, तो एक हट गया, स्पेशल केस है। तो 4 माइनस हम लोग के पास अवेलेबल कितना है, तो अवेलेबल 2 ही मानेंगे, वो वर्टिकल एक नहीं मानेंगे तो 2 आ जाएगा। और इस तरह से निकालेंगे ना तो 6 3 और माइनस 3 तो 3 आएगा, लेकिन ये 3 इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये स्पेशल केस है, ओनली लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का आएगा तो थोड़ा सा दिमाग खटकाइएगा। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में इन्फ्लुएंस लाइन जो है ना आपको ट्रिएंगुलर बनता है, ये आप देखे होंगे। शियर फोर्स किस टाइप का था, देखे थे आपको, ये इस तरह का था ना, पहले वाले में निगेटिव आ रहा था इस तरह से, ऊपर पॉजिटिव इस टाइप से आ रहा था ना, या पहले में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव इस टाइप का रहता है, देख लीजिएगा। फिक्स बीम ऑफ स्पैन एल इज सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट m एट द सेंटर ऑफ द स्पैन, द फिक्स बीम मोमेंट इज, तो m/4 हो जाता है, ठीक है। फिक्स्ड है, मोमेंट m लग रहा है सेंटर पे, तो m/4 निकल कर आता है, ये वाला कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है m/l स्क्वायर 3m माइनस l इंटू बी फिक्सड इनका, ये वाला फॉर्मूला से निकालेगा तो आएगा, कैलकुलेट करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, ऐसे शो कर देखिएगा तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये फुली सिचुएटेड सॉइल इज सेट टू द, देखिए फुली सिचुएटेड है ना तो उसमें ना एयर वाला पॉइंट खत्म हो जाता है, पूरा पानी एयर का जगह भर लेता है, तो 2 फेज सिस्टम हो जाता है, सॉइल एंड वाटर का B नंबर आंसर हो जाएगा। ये 3 फेज समझ सकते हैं जब पार्शियली होता है तब। ये तो यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट CU 4 है, ठीक है, CC 1 है, तो D30/D10 निकालना है। सबसे पहले CU क्या होता है और CC क्या होता है ये पता है तो आपको निकल जाएगा। वैल्यू दिया हुआ है, CU D60/D10 होता है क्या, CU D60/D10 और CC D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, ठीक है, ये होता है। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए CU CC और इधर इधर, तो ये D60 से D60 कट जाएगा, ठीक है, D30 स्क्वायर बटा D10 का होल स्क्वायर, और वो दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला देख लीजिए, ये D60 DT60 कट गया, D2 का 30 का स्क्वायर D10 का स्क्वायर, तो ये वाला इस तरह से निकाल लिया गया। वैल्यू यहाँ पे 4 है, इसको पुट कर लिया गया, CU इंटू CC, CU इंटू CC 4 इंटू 1, ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाएगा ये 2, यहाँ पे वैल्यू 2। नेक्स्ट है ये द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इन सॉइल मास। देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर दे दिया, तो वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड्स रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो क्या होता है, ये बराबर VV अपॉन VS, तो VV और VS दोनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और पोरोसिटी क्या होता है VV अपॉन टोटल V, तो ये VV प्लस VS क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा ना, ये आधा, ये 1, ठीक है, ये निकाल लीजिएगा। पाइपिंग फेनोमेनन टू अकर इन सॉइल,
पाइपिंग वाला फेनोमेना हो रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इज द, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यूनिटी के आसपास होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखिए, G-1/1 + C, ठीक है। पाइपिंग फेलियर के लिए I इज ग्रेटर देन IC और यूनिटी होना चाहिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। टाइम फैक्टर फॉर ए क्ले ईजियर, तो ये जो है ना टाइम फैक्टर किस तरह से बनेगा, π/4 U² होता है क्या, और 60 से कम है तो ये क्या होगा देख लीजिए, 35 नंबर है ना। देखिए यहाँ पे अगर 35 नंबर का बात किया जाए तो ये डायमेंशनलेस पैरामीटर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परमिटिव सॉइल, ये टीवी बराबर CBT अपॉन D² होता है, ठीक है। और KB बराबर CBM B, W, तो दो वैल्यू यहाँ से निकल आ रहा है, ठीक है। परमिटिव है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये डायमेंशनलेस पैरामीटर भी आ रहा है, तो B और C। इन द कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट ऑन सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, पोर वाटर प्रेशर इज जीरो, जो पोर वाटर प्रेशर है ना जीरो है, तो 21 केस में होगा। और कंसोलिडेटेड ड्रेन है, ठीक है, दोनों तरफ से अलाउ है, तो ये जो है ना बहुत कंसोलिडेशन सीरिंग स्टेज, दोनों स्टेज में ये आपको पोर वाटर प्रेशर जीरो होगा। तो ये लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। When the degree of consolidation 50%, the time factor is about 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, तो टाइम फैक्टर कितना हो जाएगा, π/4 U² होता है ना, तो ये 25 को 0.5 रख लेंगे, तो 0.5 का स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई, ये वैल्यू करके तो 0.2 आ जाएगा। तो ये 50% तो 0.197 आता है, इसी को ले लिया गया 196.2। ऑन डिस्टर्ब सॉइल सैंपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग, तो कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए ना ऑन डिस्टर्ब लेते हैं, कौन सा, डिस्टर्ब नहीं, ऑन डिस्टर्ब कंसोलिडेशन टेस्ट करने के लिए, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अल्ट्रावायलेट लिमिट ये सब फाइंड करते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ ए सीड पाइल इन ए ब्रेस्ट कट, तो डिफ्लेक्शन जो है ना सीड पाइल का, ये ब्रेस्ट कट में क्या होता है, ऊपर से बढ़ता है कि नीचे से बढ़ता है, ऊपर से ही बढ़ेगा क्या, तो देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ सीड पाइल इन ब्रेस्ट कट इंक्रीज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, 2C/γ tan 45 + π/2 होता है फॉर्मूला। लेकोस्टाइन सॉइल क्या होता है, तो लेकोस्टाइन लेक में डिपोजिट वाला सॉइल होता है। एलुवियल रिवर से बनता है, मैराइन सी वाटर से बनता है, एलुवियल विंड से बनता है। एओलिन विल्स आइस से, ग्लेशियर नाम में है ग्लेशियर, एओलिन वाला एयर से बनता है, विंड से। एस्कम्पटन पोर प्रेशर कोएफिशिएंट बी फॉर सैचुरेटेड सॉइल, ये 1 हो जाता है, किसके लिए, सैचुरेटेड है तो, और क्ले सॉइल के लिए 0, क्ले के लिए 0, इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्ले के लिए 0, कहीं अगला बार इसको ना पूछ ले, इस तरह से पूछा जाता है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट है Which one of the following parameter can be used to estimate the angle of internal flexion of the sandy soil, तो ये फाई निकालने के लिए देखिए टो बराबर C + सिग्मा tan फाई होता है ना, तो ये मान लीजिए अगर tan फाई, अगर फाई निकालना है, इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल फ्रिक्शन है, इंटरनल फ्रिक्शन निकालना है, तो इसके लिए ना डेंसिटी इंडेक्स वाला फॉर्मूला हम लोग लाते हैं मेथड। कैंटिलीवर सीड पाइल ड्राइव से स्टेबिलिटी, रिपीट हो गया ना, ये आपको लेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल से लेता है अपना पावर। सैंड डिपोजिट अभी पोरोसिटी 1/3 है, पोरोसिटी मतलब n, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी G ये दिया हुआ है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट G बराबर G-1/1 + C होता है ना, ये फॉर्मूला IC बराबर, तो G कितना है, ये आपको 2.5, तो ये 2.5 में से 1 घटेगा तो 1.5 अपॉन में 1 + C, 1 प्लस ये 1/3, तो 3 1 4/3, ठीक है, तो ऊपर चल जाएगा 3, तो 4 5 15 45/4, 1.1 के आसपास आ जाएगा, तो 1 के वैल्यू आ जाएगा। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको डालकर, ये 1 + 0.5, अच्छा G-1/1 + C, E का वैल्यू, अच्छा E का वैल्यू आपको ये पोरोसिटी दिया है ना, तो ये इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये आपको ये तो पोरोसिटी है, आपको वॉइड रेशियो में करना पड़ेगा, ये वॉइड रेशियो होता है, जरूर ये इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। E बराबर n/1 - n, तो 1/3 बटा 1 - 1/3, तो 2/3, तो ये 3 कट गया, 1/2 हाफ आ जाएगा, इस तरह से निकालिए। राफ्ट रेस्टिंग ऑन सॉइल कैन बी अलाउड डबल ऑफ द अलाउबल सॉइल प्रेशर, देखिए राफ्ट रेस्टिंग ऑन सैंड, अगर बालू पे राफ्ट है तो उसको भी अलाउड डबल करेंगे, अगर अलाउबल सॉइल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। डेप्थ ऑफ फैक्टर इंक्रीज वाटर टेबल इज लोअर्ड, तो इसका अगर बात की जाए ना, तो अगर सेटलमेंट डबल हो जाए तो हम लोग ये राफ्ट रेस्टिंग ऑन सैंड भी अलाउएबल डबल, उसको डबल करेंगे अगर सेटलमेंट डबल हो जाएगा, तो तरजाई का आप लोग कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में ना स्प्लिट स्पून सैंपलर यूज़ करते हैं, ताकि सॉइल में ये पेनिट्रेट करते हैं ना उसको सैंपलर को, और ये इसको ब्लॉक देते हैं, कितना वेट का ये रहता है वो सब बताना है, कितना हाइट से गिराते हैं ये बताना है। देखिए इसमें ना यहाँ पे देखिएगा, तो ये 63.5 kg का वो हैमर आता है, 75 सेंटीमीटर हाइट से गिराते हैं, ठीक है, 75 सेंटीमीटर से स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में। मोहर डायग्राम याद करने वाला पॉइंट एवं मोहर इन्वेलप इंडिकेट्स, अगर कोई मोहर डायग्राम है ना, कोई पॉइंट है मोहर की इन्वेलप से ऊपर है, मोहर के इन्वेलप से ऊपर है, वो फेलियर इन्वेलप से ऊपर माना जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं क्या,
तो ऊपर वाला इमेजिनरी होता है, डिफाइंड ही नहीं होता है। ये देखिए पॉइंट्स ए सोच इमेजिनरी कंडीशन, ये वाला जो है ये इमेजिनरी है, नीचे में ही डिफाइन होता है। ये फेलियर इन्वॉल्व के ऊपर कुछ नहीं डिफाइन होता है, मोहर के इन्वॉल्व, ये याद रखिएगा। थर्ड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन प्लेट लोड टेस्ट प्री लोडिंग कितना लेते हैं, ये हम लोग रिपीट हो गया 70 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो इसलिए क्वेश्चन पे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड परमिसिबल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट इन क्ले एंड सैंड आर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ये परमिसिबल सेटलमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे सेटलमेंट ये सब वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आइसोलेटेड के लिए 65 होता है, क्ले पे सैंड के लिए 40 होता है, और ये क्ले में राफ्ट की अगर बात किया जाए तो 65 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और इसमें 40 से 65, ठीक है। तो 25-25 ये बढ़ गया थोड़ा सा, ये ध्यान रखिए। वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड इन फाउंडेशन डिजाइन में कितना लेते हैं, 2 से 3 के आसपास एफओएस लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिजाइन फाउंडेशन में 3 लेते हैं, 2.5 से 3, ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे ये 14-10 वाले में, तो पेपर नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं ना, चलिए आगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पेपर 5 का डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें 24 और एक जो है 22, 11-11-22 और एक जो है आपको 14-10-22 वाला हो गया। अब हम लोग 25-3-22 वाला करेंगे, ठीक है, 25-3-22। उसके बाद फिर 13-3-22 भी है एक, तो देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 25-3-22 वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते पेपर नंबर 5 में। विथ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी, कंपैक्शन एनर्जी का अगर आप अमाउंट में इंक्रीजमेंट लाते हैं ना, तो क्या होगा, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा लेकिन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगा। ये वाला ग्राफ पढ़ते हैं ना, ये उस टाइप का। इंक्रीजेज द कॉम्पैक्टिव एफर्ट, ओएमसी ऑलवेज रिड्यूसेज, एमडीडी ऑलवेज इंक्रीजेज। तो जो आपको यहाँ पे मैक्सिमम टाइट डेंसिटी जितना भी कंपैक्ट डेंसिटी और ज़्यादा हार्ड होगा। मान लीजिए कोई बॉडी है, देखो जितना कंपैक्ट करिए उतना डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट उसका ना निकल जाएगा, तो कम हो जाएगा। तरजागी का बियरिंग कैपेसिटी एन सी एन पाई एन गामा ये सब होता है ना, ये सब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ओनली पे डिपेंड करता है, ठीक है। डायमेंशनलेस नंबर होता है। एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट जनरली रिफर्स टू, तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस में ये आता है 1 - sin π / 1 + sin π। द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड फाउंडेशन ऑन ए सैंड इज रिड्यूस्ड टू अबाउट %, when the water table rises to the ground surface। बेरिंग कैपेसिटी अल्टीमेट का बात हो रहा है, और उसमें भी सैलो का बात हो रहा है। सैलो का अगर वाटर टेबल ना ग्राउंड लेवल तक आ जाए, वाटर टेबल ग्राउंड लेवल तक आ जाए तो कितना 50% होता है कि कितना होता है, बताइए जल्दी से। तो 50% होता है अगर वो ग्राउंड लेवल तक आ जाए तो। CNC ये QN³ + 0.5 की बी गामा एन गामा, और ये Q के जगह पर गामा DF डाल दिया जाता है। ये 50% वाला स्टैंडअप वैल्यू है, आप लोग याद कर लेंगे। द परमिसिबल सेटलमेंट इन मैक्सिमम इन केस ऑफ, तो जो है ना राफ्ट ऑन क्ले, क्ले पर अगर राफ्ट है तो मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट आएगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है। राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले 65 से 100, ठीक है। आइसोलेटेड में हम लोग याद कर देना, देखिए सैंड पे है तो 40, क्ले पे है तो 65, ठीक। ये सैंड एससी कैटेगरी सब क्लासिफिकेशन में था, तो याद रखिएगा ये 40 ये 65, ठीक। और उसके बाद ना जाइएगा तो सैंड में अगर वो राफ्ट आ गया तो 40 से 65 ये दोनों का वैल्यू बढ़ा दीजिएगा, और इसमें ना 65 से 100, ठीक, इस टाइप से कुछ बढ़ाइएगा। देखिए यहाँ पे ना ब्रिज ट्रस दिया गया आपको, यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ, टोटल पूछ लिया, टोटल इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पूछ लिया है, इनडिटर्मिनेंसी, ठीक। देखिए तो यहाँ पे ना ये यहाँ पे एक फॉर्मूला है m - 2j - r, ये m माइनस ये प्लस r हो जाता है -2j। यहाँ पे अगर आप ना ये ds टोटल है, ठीक है, इस तरह से अगर निकालिएगा तो टोटल ds है, तो देखिए j ज्वाइंट कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ज्वाइंट है। मेंबर काउंट कर लीजिए, दो मेंबर इधर 2 मेंबर इधर, 4 और 1 5 6 7 ऊपर 8 9 10, ठीक। उसके बाद 11 12 13 14 और 2 16 2 18 2 20 मेंबर ज्वाइंट 10, ठीक। आर जो है ना सपोर्ट रिएक्शन, देखिए तो यहाँ पे ये हिंज टाइप का दिखा रहे हैं, तो एक ये और एक ये आपको इधर वाला ओरिजेंटल और एक वर्टिकल, तो 4 यहाँ पे है, तो 4 ये, तो ठीक है। यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए m + r - 2j, तो ये आपको 4 डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी आ जाएगा। और इसको ना आप एक और मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर DAC निकालना है, अगर पूछ लिया एक्सटर्नल अलग से निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालिएगा DAC, तो DAC में सिंपल सा फॉर्मूला r माइनस जितना नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पता है, तो हम लोग पास 3 पता होता है, 4 - 3 तो ये 1 हो जाएगा, DAC है। और DSI अगर निकालना है ना तो यही वाला मेथड लगेगा, यही लगेगा, लेकिन इसमें हम लोग r क्या लेंगे अभी बताता हूँ। देखिए m कितना है 20, तो 20 ले लीजिए, -2j की जगह पर 10, तो 10 दूना 20, और माइनस आर कितना लेंगे हम लोग 3 लेते हैं। ये इसमें अगर DSI इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी निकालना है तो जितना नंबर ऑफ ये अवेलेबल इक्वेशन वो वाला आर लेते हैं इसमें। तो ये देखिए 20 में से 3 गया 17, 20 में से 17 गया तो 3, तो 3 ये और एक ये 4 आ गया, तो टोटल 4। उस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर
इंटरनल एक्सटर्नल पूछ लिया तो ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम शोन बिलो ही, तो ये इसको ना कट आउट करके निकालते हैं क्या। देखिए इसमें ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इस तरह से, जैसे कि यहाँ देखिए फ्रेम के लिए 3m माइनस 3j माइनस आर, ठीक है। अगर इंटरनल इंटरडिपेंडेंसी और सॉरी इंटरनल हिंज वगैरह हो तो आर आर अलग से लगाते हैं। तो देखिए एम जो काउंट कर लीजिए उसमें 17 है, जे ज्वाइंट 12 है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शन कितना लगेगा, यहाँ पे देखिए 2, लेकिन यहाँ पे केवल वर्टिकल, तो ये टोटल 3, तो यहाँ पे ये जो है आपको 3, ठीक है। और एम कितना है 17, 17 दूनी 64 का यहाँ के 51 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 3 जे कितना है 12 3 36 और माइनस माइनस प्लस 3, तो 51 3 54 तो 18 आ जाएगा ना, आंसर निकल जाएगा। ये टू हिंज आर, ये देखिए यहाँ पे इनिशियली अनलोडेड यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर इंड्यूसेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन पे आएगा, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, माइनस एच वाई ये सब रहता है। फॉर ए कॉलम हिंज एट बोथ इंड पे हिंज है, हिंज फिक्स नहीं है, क्रिटिकल लोड इज पी, पी वहाँ पे लग रहा है। फॉर कॉलम फिक्स एट वन इंड एंड फ्री एट अदर इंड, अब एक फिक्स है एक पर फिर फ्री है तो क्रिटिकल लोड कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो था तो पी था किसमें, ये क्रिटिकल बहुत दोनों पे हिंज था, तो दोनों पे जब हिंज होता है ना इस टाइप का, दोनों पे हिंज, तो उसका वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग ये बताइए, एल होता है ना। तो पी देखिए क्रिटिकल लोड पाई स्क्वायर यही अपन एल स्क्वायर, एल इफेक्टिव ए स्क्वायर होता है, तो उसमें ना पी था तो उसमें एल इफेक्टिव एल था, ठीक। तो ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब वन एंड फिक्स और अदर फ्री कर देंगे 12 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे जब देख रखेंगे तो 4 एल स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है पी है, तो पी बाई 4 यहाँ पे निकल जाएगा। जल्द कैलकुलेट कर लीजिए कलम से लेकर, कलम पेन से। पिन जॉइंटेड कैंटिलीवर ट्रस इज लोडेड सोन बिलो, तो यहाँ पे दिखाया गया फोर्स इन द मेंबर ईडी, ईडी मेंबर देखिए ये मेंबर में आपको फोर्स निकालना है कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 मीटर ये है, ठीक है। तो इसको जीरो करिए मूवमेंट लेकर, और यहाँ पे 40 किलोमीटर लग रहा है, तो आप ई पर ही जीरो कर लीजिए, तो 40 से इसे जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जीरो कर सकते हैं चाहिएगा तो कितना डिस्टेंस हो रहा है ये इसका, तो 3 गुना 6, 40 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। और आर ई गुना 3, इसमें यहाँ पे अगर आर ई है, यहाँ पे इसे आर ई इसे लगा देते हैं, ठीक है। तो इंटू 3, तो ये आर ई इंटू 3 इधर से जाएगा और ये इधर से आएगा, बैलेंस कर देगा। आर इंटू 3 इक्वल टू 40 इंटू 3, 40 न्यूटन, सॉरी 80 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव में आ जाएगा। ये सिंपली सपोर्टेड आरसीसी कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिफ्लेक्शन 100 mm एट द सेंटर, ठीक है। डिफ्लेक्शन कितना सेंटर पे 100 आ रहा है। बोथ द इंड्स ऑफ द बीम आर फिक्स्ड, दोनों फिक्स है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द सेंटर कितना होगा। पहले सिंपली सपोर्टेड था, उसका यूडीएल लग रहा था तो उसका डिफ्लेक्शन 100 आ रहा था सेंटर पे, और दोनों जो है ना फिक्स हो जाएगा तो कितना होगा। ये देखिए 5WL/384 यही होता है, ये आपको इसमें यूडीएल के केस में, ये सिंपली सपोर्टेड में, और इसमें ना ये 5 उड़ जाता है, WL/384 हो जाता है। तो इसका वैल्यू 100 दिया हुआ था, तो इसका 5 से 20 वैल्यू आ जाएगा। ये बीम कैरीज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्ट्रेंथ इन विच द फ्लोइंग कंक्रीट मतलब स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम। स्ट्रेन एनर्जी किसमें मैक्सिमम, कैंटिलीवर में हम लोग देखे थे ना, तो ये देख लीजिएगा WL/2 इसमें ये होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है ना तो ये वाला फॉर्मूला होता है ना m²dx/2ei, तो जब m जिसका ज़्यादा होगा उसी का ना कैंटिलीवर का ज़्यादा होता है, तो वो देख लेंगे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फोर्स इन द मेंबर ये भी, देखिए ये भी मैंने फोर्स निकालना है, इस फोर्स में इसमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये पॉइंट को 5 ऊपर लग रहा है, ऊपर F1 लगेगा और इधर FB लगेगा, FB, ठीक है, FB। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं ज्वाइंट बी 3 फोर्स मूवमेंट है, समेशन ऑफ भी जीरो करेंगे, तो 5 ऊपर लग रहा है, तो F1 प्लस F5 बराबर 0, तो -5 आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में 0 है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है, तो 0, इधर 0 फोर्स हो जाएगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्पेस में कितना लेते हैं हम लोग, तो ये 6 ले लेते हैं, क्योंकि XYZ fx का और XYZ m का तीनों का 6 हो जाता है, और 2D में कितना लेते हैं 3, समेशन ऑफ fx0, समेशन ऑफ fy0 और समेशन ऑफ m0, ये लेते हैं 2D में तीनों, लेकिन उसमें तीनों आ जाता है, 6 हो जाता है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन द मिड पॉइंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड और पॉइंट लोड एट मिड स्पैन एंड दैट ऑफ द सेम बीम कैरिंग सेम लोड एज टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी। अब बताइए इसमें ना पहले W है, सेंटर पे मिड पॉइंट लग रहा है W, ठीक है, और बाद में बोल रहा है कि बीम कैरिंग सेम लोड ले रहा है लेकिन यूडीएल है, ठीक है, W को यूडीएल लग गया, वो सिंपली सपोर्टेड ही है, तो पूछ रहा है कि कितना होता है, 5WL पावर 4/384 यही होता है, और इसमें क्या होता है WL के भाई 48 EI, तो दोनों को डिवाइड कर दिया Δ1/Δ2, इसको कैलकुलेट करेगा 8/5 आ जाएगा। उस तरह से आर्च इज एन बीम एक्सेप्ट फॉर, तो इट डज नॉट अलाउ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जो आर्च होता है ना इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, नॉट, तो ये सब आप लोग को देखते ही होंगे। सॉल्यूशन ऑफ, ये डिजाइन करना भी मुश्किल होता है, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रिक्टली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर रिक्वायर्स, तो जो इनडिटरमिनेट है
तो उसके लिए हम लोग को केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन से थोड़े ना होगा, कंपेटिबिलिटी भी लाना पड़ेगा ना। तो इक्विलिब्रियम के साथ साथ कंपेटिबिलिटी इक्वेशन टुगेदर चाहिए, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये नोट्स में हम लोग किए थे कन्वर्ट। देखिए टू कन्वर्ट इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर टू डिटरमिनेंट। देखिए इनडिटरमिनेट इसको डिटरमिनेंट बनाता है, द नंबर ऑफ फोर्सेज टू रिलीज इज इक्वल टू, कितना नंबर ऑफ फोर्सेज रिलीज करेंगे तो जितना स्टैटिक इनडिटरमिनेसी आएगा। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर ऑफ इनडिटरमिनेसी आ रहा है तो एक ही उसको रिलीज कर देंगे तो वो डिटरमिनेट बन जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म इन ए ट्रस। ट्रस में मैकेनिज्म बनाने के लिए कौन सा इसमें से ये है। तो देखिए हम लोग ये कर देते हैं ना mj माइनस 2j माइनस आर। ठीक है, तो आर के जगह पर 3 रख सकते हैं ना, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग पास 2D में 3 होता है। तो ये देखिए, तो इसके लिए ना m ग्रेटर देन 0 होता है क्या। देखिए m बराबर 2j माइनस 3, अगर m ये टोटल वैल्यू 0 कर देना, m बराबर 2j माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आपको स्टैटिकली डिटरमिनेट परफेक्ट ट्रस के लिए होता है। ठीक है, अगर m इज लेस देन कर देंगे या इसको टोटल 0 कर देंगे तो m लेस देन 2j माइनस 3 हो जाएगा। तो ये जो है ना अनस्टेबल होता है और डिफिशियंट होता है। ठीक है, और m अगर ग्रेटर कर दिए, देखिए तो ये तो आपको इंडिटरमिनेट तो हुआ ही, आपको साथ ही साथ रिडंडेंट ट्रस हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म का मतलब हो गया अनस्टेबल भी और डिफिशियंट फ्रेम भी। यहाँ पे क्या पूछा था, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का मतलब बोलना चाह रहा है कि डिफिशियंट और अनस्टेबल। तो ये डिफिशियंट और अनस्टेबल m लेस देन वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। और अगर रिडंडेंट पूछ ले, इंडिटरमिनेट पूछ ले तो वो ग्रेटर होता है। तो ग्रेटर वाला तो होगा नहीं, तो इसे कट जाएगा। और बराबर वाला कैसे होगा, बराबर वाला कब होता है, जब वो परफेक्ट ट्रस पूछेगा। तो बस ऑप्शन बचा उसके। देखिए नेक्स्ट है रेशियो ऑफ स्टेज डेवलप टू सडनली अप्लाइड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो ग्रेजुअली वाला से जो सडनली वाला है ना 2 गुना होता है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ये आपको 2p/a ये बार फॉर्मूला आपको पता होगा, और p/a। ठीक है, शियर स्ट्रेस ऑन ए पार्टिकुलर प्लेन इज, तो 0 होता है। किसी भी प्रिंसिपल प्लेन पे ना शियर स्ट्रेस 0 होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो नॉट मोर देन, तो 5% सैंपल फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5% सैंपल आर एक्सपेक्टेड टू फेल, 5% ही फेल होगा, 95% पास होना चाहिए। डायमीटर लॉन्जिट्यूडिनल बार्स ऑफ ए कॉलम शुड नेवर बी लेस देन, तो 12 mm होता है ना, 12 mm से लेस नहीं होना चाहिए। 0.8 से 6% तक होता है बार नॉट लेफ्ट, और बार लेफ्ट होता है तो 4% होता है। मिनिमम बार का डायमीटर 12 mm लेते हैं, 4 मिनिमम इसमें लेते हैं, रेक्टेंगुलर में और सर्कुलर में 6 लेते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स इन ए फ्लाइट, तो ये फ्लाइट्स के ना -1 हो जाता है, राइजर -1 होता है ट्रेड्स, सॉरी फ्लाइट का ट्रेड कितना नंबर ऑफ ट्रेड होगा फ्लाइट में, तो राइजर -1। ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए IS कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला है ना एरिया ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन कंप्रेशन इज, तो ये 0.36 जो होता है ना वही वाला है। 0.8 लगाते हैं ऊपर और नीचे में 0.36 FCP के बी, तो वो वाला चीज़ है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। नॉर्मल ये यही वाला चीज़ है, स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया, और 0.8 ये आपको एरिया ऑफ उसका टेंशन वाला बराबर करते हैं। प्री स्ट्रेस टेंसर एडवाइजेबल टू यूज, प्री स्ट्रेस मेंबर है, ठीक है, तो उसमें क्या यूज करना चाहिए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल। प्री है पहले से ये स्ट्रेस तो उसमें, तो हाई दोनों यूज करेंगे। ठीक है, हाई हिल्स पे चलती है। चलिए नेक्स्ट है प्री टेंशन मेंबर M40, ये यूज करते हैं मिनिमम, पोस्ट टेंशन में M30 यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन कितना, 10% मानते हैं क्या, 10%, कॉलम वेट 10%, 0.1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ रेफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बीम कितना होता है, मैक्सिमम शियर फोर्स, सॉरी शियर स्ट्रेस, लीवर आर्म नीचे होना चाहिए ना, शियर स्ट्रेस इंटू बिट्थ बटा लीवर आर्म, सी होना चाहिए क्या, नहीं, शियर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इंटू बिट्थ, तो ये वाला होता है। देखिए बी अपॉन ये जेडी इंटू बी जी डी, ये वाला याद कर लीजिए फॉर्मूला। आइस कोड के अकॉर्डिंग स्लैब बीच एंड 2 डायरेक्शन में ये आपको स्पेन कर रहा है। ठीक है, कॉर्नर्स हेल्ड डाउन एज्यूम टू बी डिवाइडेड इन ईच डायरेक्शन इनटू मिडल स्ट्रिप्स एंड एज स्ट्रिप्स सच दैट द विड्थ ऑफ द मिडल स्टेप इज 3/4 ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लैब। ठीक है, 3/4 स्लैब में रखते हैं। ये वाला देख लीजिए यहाँ पे 3/4 मिड वाला रखते हैं, ये L/8 रखते हैं। एज स्ट्रिप मिडिल स्ट्रिप 3/4 2 में रहता है, तो 3/4 मिडिल वाला। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं दोस्तों, 1.5 लेते हैं ना, 1.5, और ये कितना स्टील के लिए लेते हैं, ये आप लोग देख लेंगे, 1.15 सेफ्टी के लिए, 1.15 स्टील के लिए। देखिए डी इज द डायमीटर ऑफ ए बार, Fx इज अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, FD बॉन्ड स्ट्रेस है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कितना हो जाता है, तो हम लोग बॉन्ड लेंथ किस तरह निकालते हैं, ये FD इंटू 4 टाउ BD होता है ना, टाउ BD, तो टाउ BD की जगह बॉन्ड स्ट्रेस का जो टर्म दिया है वो डाल दीजिए, और ऊपर में क्या है अलाउएबल 0.87 FI होता है ना, FI की जगह पर लिख दीजिए, अलाउएबल टेंसाइल की जगह पर FT लिख दिया तो वही हो जाता है फोटो BD। एज अ परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज है, और परसेंटेज स्टील AST बढ़ाते जाना है ना, तो डेप्थ ऑफ इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा 0.87 FI AST ऊपर होता है। ठीक है,
और नीचे में 0.36 एफसी है। तो EST बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगा। फॉर्मूला में देख लीजिए ये वाला है, EST बढ़ाएंगे तो x बढ़ेगा। RCC beam not provided with its shear reinforcement may develop cracks in its bottom inclined roughly to the horizontal end। तो ये 45 डिग्री पे ये क्रैक आता है, ठीक है। V बाई बी डी, टो बी बराबर V बाई बी डी, वर्किंग स्ट्रेस हम ये यूज करते हैं। ये सब फॉर्मूला आपको, कंडीशन ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ना, ये लास्ट टाइम रिवीजन है तो आप लोग एक बार पढ़े होंगे, इसलिए हम लोग फास्ट करा रहे हैं। अरे और नहीं पढ़े तो रिवाइज करके वीडियो को देखिएगा, अच्छा वे में लगेगा, रिवाइज कम टाइम में रिवाइज होगा। ये रीइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग सी कोस्ट। सी कोस्ट में कंक्रीट स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लेते हैं, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लेते हैं अगर सी में इसको यूज करना है तो, ठीक है। तो देखिए ये 34 है ना, तो इसके लिए आप कम से कम M30 लेते हैं। तो ये सब, ये सीवियर, वेरी सीवियर, ये सब होता है ना, माइल्ड नॉर्मल मॉडरेट, सॉरी ये माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम, ये सब होता है। और ये सी वाटर यहाँ पे आता है M30, मिनिमम ग्रेड M30। उस तरह से P30 में M20। नेक्स्ट है कि डायमीटर ऑफ ए रेनफोर्स बॉडी डी, द एनकोरेज वैल्यू कितना हुक का लेते हैं, तो ये ना 16 डी लेते हैं। और डी डायमीटर है तो हुक का 16 डी 16, ठीक, 16 वरिस वाली उम्र, गाना सुना है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर प्रेस ग्रीन कंक्रीट इज, तो 1.5 लेते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर प्रेस ग्रीन कंक्रीट का 1.5 याद कर लीजिएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्टर फैक्टर ये 1 लेते हैं। IS 456/2000 लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल मेंबर स्टैंड इन इन्फोर्समेंट बार्स अंडर टेंसाइल टेंशन एट अल्टीमेट टेस्टेड शुड नॉट बी लेस देन। तो ये देखिए टेंशन में पूछ लिया ना, उसमें 0.0035 करके कंप्रेशन में था ना, इसमें कितना होगा, ये 0.87 अपॉन ये होता है ना, तो अगर नीचे में है तो 1.15 होता है, इसको डिवाइड करेगा तो 0.87 होगा, यही वाला होना चाहिए। ये डी देखिए ये है 0.0035 कंप्रेशन में, और इसमें ये होता है, और इसको कन्वर्ट करेगा ना ये वाला तो 0.87 FI हो जाता है, ठीक है, प्लस 0.002। तो ये सब कन्वर्ट करने वाला, ये सब दूसरा फॉर्म भी याद रखिए। कोलुवियल स्वाल टेलस बोलते हैं, ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट है, ग्रेविटी के द्वारा कोलुवियल, एलुवियल वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा एओलिन, आइस के द्वारा ग्लेशियल, और एक और होता है लिक्विस्टाइन लेक के द्वारा, ये सब ध्यान रखिएगा। फ्लो नेट कैन बी यूज टू डिटरमाइन, फ्लो नेट किसके लिए यूज करते हैं, सीपेज फाइंड करना, एग्जिट ग्रेडियंट, आउटलेट प्रेशर, ये तीनों फाइंड करने के लिए हम लोग ये निकालते हैं फ्लो नेट वाला, ये सब ध्यान रखिएगा। वॉइड रेशियो प्रेशर डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए वॉइड रेशियो और यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है। ये तो बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ना डेल्टा ई अपॉन, ये लॉग में होता है कि डेल्टा ई अपॉन सिग्मा, सॉरी ये डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा ई होता है क्या, देख लीजिए यहाँ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा, तो ये घटा लीजिए E2 E1 माइनस E2 0.6 7 माइनस 0.6 0.1 अपॉन 0.5, ठीक है। तो ये 5 दूना 2 के रेंज में आ जाएगा ना, ये देख लीजिए सी, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा ये सब वैल्यू देखा। विथ एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट कंप्रेशन इंडेक्स, देखिए लिक्विड लिमिट बढ़ा रहे हैं, LL बढ़ा रहे हैं, तो कंप्रेशन इंडेक्स क्या होगा, तो ये इंक्रीज करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ये अगर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू तो कंस्टेंट है ना, तो बढ़ेगा टोटल वैल्यू, कंप्रेशन इंडेक्स का वैल्यू 0.009 कर जाएगी एनपिक के अकॉर्डिंग, कैपिटल में ये वाला होता है, ठीक। देखिए ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है ये 1.5 ग्राम CC, और द सेचुरेशन वाटर कंटेंट 50% है, और यहाँ पे इसका वैल्यू 0.5 हो जाएगा। देन द इट्स डिस्ट्रिब्यूटेड डेंसिटी और सबमर्ज डेंसिटी दोनों निकालना है, ठीक है। और ड्राई डेंसिटी गामा डी दिया हुआ है, गामा डी कितना है 1.5 ग्राम पर CC, ठीक है। तो गामा सेट क्या होता है, गामा सेट गामा डी अपॉन 1 प्लस W, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 गामा डी, सॉरी गामा सेट, गामा डी निकालना है तो गामा सेट अपॉन 1 प्लस W होता है, और गामा डी पता है आपको, तो गामा डी 1.5 और 1 प्लस W कितना 0.5 हो जाएगा ना वाटर कंटेंट, तो ये गुना हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 1.5 2.25 ग्राम पर CC, ये गामा सेट निकल गया। सेचुरेटेड में घटाने के लिए गामा W 10 घटा, ये ग्राम पर सेंटीमीटर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.25 ग्राम CC दोनों निकल गया। स्टेबिलिटी एनालिसिस में ना मोबालाइज शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं, केवल शियर स्ट्रेंथ नहीं, मोबालाइज शियर स्ट्रेंथ, तो ये ना अप्लाइड शियर स्ट्रेंथ पे इसको बोला जाता है अप्लाइड। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल इज कंसिडर्ड एज ए कितना फेज डायग्राम, 3 फेज मानते हैं ना, सेचुरेटेड होगा तो 2 फेज हो जाएगा, और एयर वाला हट जाता है सेचुरेटेड में। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल डिपेंड्स अपॉन, तो ये स्किन फ्रिक्शन और पॉइंट रेसिस्टेंट दोनों पर डिपेंड करता है, ये आप देख सकते हैं स्किन फ्रिक्शन, ठीक। नेक्स्ट देखिए वेल फाउंडेशन इज ए टाइप ऑफ, तो ये ना न्यूमेटिक कैसन हम लोगों ने उस समय भी डिस्कस किया था। तो देखिए वेल फाउंडेशन स्पेशल टाइप ऑफ ओपन कैसन वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंडिया टू टेक ब्रिज फायर्स एंड अबंडेंट
अबाउटमेंट्स एज दे गिव ए नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर अदर टाइप्स ऑफ डीप फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए दो सवाल सैंपल है, ए एंड बी है, ए ने दिया हुआ है, पोरोसिटी दूसरा का भी दिया हुआ है, और ये वॉइड रेशियो पूछ लिया, तो क्या होता है, सिंपल सा बात है, ई बराबर एन बाई 1 माइनस एन। तो ये एक के लिए निकल जाएगा, फिर बी के लिए निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये निकाल लीजिए 2/3, इसका निकालिए 3/2, डिवाइड करिए, निकल जाएगा। कॉपी कलम लेकर बैठिए। थर्ड लास्ट, कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी ऑफ सॉइल, ये इंक्रीज भी इंक्रीज टेम्परेचर, ये हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे ये भी फॉर्मूला देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज, जो अर्थ प्रेशर का कोएफिशिएंट है ना, अगर रेस्ट पे बात किया जा रहा है तो क्या होगा, तो ग्रेटर देन द एक्टिव प्रेशर बट लेस देन द पैसिव एक्टिव प्रेशर। रेस्ट वाला बीच में लाई करता है, ग्रेटर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर बट लेस देन पैसिव, तो पैसिव जो है ना ये Kp बट लेस देन द पैसिव, तो इसके बीच में K नॉट रहेगा। K तो एक्टिव के बाद और एट रेस्ट, फिर ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, K नॉट 1 माइनस साइन फाइव होता है, और 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, ये क्या होता है, तो ये होता है आपको एक्टिव। ठीक, और ये उसको उलट दीजिएगा तो Kp। देखिए यहाँ पे लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट दोनों दिया, प्रेशर दिया हुआ है Ln, PL 29 है। ठीक है, और परसेंट सॉइल फ्रैक्शन विद गिवन साइज ये 0.02 mm, ये 24 है, तो ये एक्टिविटी रेशियो डिवाइडेड बाई ये होता है ना कि कितना 0.02 से लेस है, तो बाइटा में 24 हो जाएगा, और ऊपर में ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, दोनों का माइनस हो जाएगा, Ln माइनस PL, तो 65 में 29, 36 बटा ये 24, डेढ़ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 22 वाला था ना, 25/3 था, 25/3, तो 25/3 ये भी कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं हम लोग कितना कर लिए, 4 सेट कर लिया 50 क्वेश्चन का, पेपर 5 का 200 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है, देख सकते हैं 1.5 घंटा से ऊपर हो चुका है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये वाला भी है, आपको प्रोफेसर वाला तो नहीं करेंगे, एक 22 में 13/3/22 को भी है एक, ठीक है, और एक और है 19 में, देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आगे 6 पेपर तो करेंगे नहीं, देख लीजिए, इसके बाद एक प्रोफेसर वाला भी छोड़ देंगे, वो आप लोग करना होगा तो कुछ कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे पेपर 5 आ गया, 13/3/22 आ गया, ठीक, 13/3/22 कर लेंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर छोड़ देंगे, उसके बाद आगे 19 का एक और है, तो देख लेते हैं ये करके। देखिए यहाँ पे ना ये फास्ट ही करेंगे, सिंगल रोलिंग लोड ऑफ 8 किलोमीटर रोल्स अलोंग ए गर्डर ऑफ 15 मीटर स्पैन, 15 मीटर पे ये 8 किलोमीटर का एक सिंगल रोलिंग लोड है, ये रोल कर रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो ये देखिए ना, ये AB/L जेड L माइनस जेड अपॉन L करता है ना, तो L माइनस जेड वो आपको B वाला पॉइंट उधर से दे रहा है, तो ये वाला आपको करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, ILD तो निकल जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो ये कॉलम एनालिसिस जो है ना फोर्थ मेथड है, डिस्प्लेसमेंट में नहीं आता है, ये सब कहानी वानी देख लीजिएगा इसमें किस में आता है। देखिए ये सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बात किया जाए ना तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, ये दोनों इसमें से ना नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट है। देखिए ये जो है ना फ्लेक्सिबल स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑलवेज विल बी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स अबाउट इज मेन डायगोनल, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है लेकिन मेन डायगोनल, रेक्टेंगुलर नहीं होगा, ये स्क्वायर होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। पॉजिटिव एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट में भी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव सभी हो सकता है, स्क्वायर होता है। टू जनरेट जेथ कॉलम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जेथ कॉलम अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं एक यूनिट फोर्स अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट जे, जो जे कोऑर्डिनेट है उसी पे यूनिट फोर्स लगा देंगे और उस पर डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे एट ऑल कोऑर्डिनेट, उस पर लगा के ऑल कोऑर्डिनेट पे निकालेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी डेल्टा/F होता है, डिफ्लेक्शन बाई फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ट्रू मेरिडियन आर जनरली प्रिफर्ड टू द मैग्नेटिक मेरिडियन बिकॉज, ट्रू मेरिडियन को हम लोग क्यों करते हैं ना, क्योंकि देखिए इसका बात किया जाए ट्रू मेरिडियन को हम लोग क्यों फॉलो करते हैं, यहाँ पे ना ये रिमेन कांस्टेंट होता है, ट्रू मेरिडियन हमेशा कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक बियरिंग जो है ना वो सब आपको थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है, ये वाला चीज़ है। देखिए पिन जॉइंटेड फ्रेम है, ये M+R ग्रेटर देन 2J है, ठीक, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि द फ्रेम इज, तो हम लोगों ने देखा था M-2J-R अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, इनडिटरमिनेट हो रहा था ना, तो इसमें बताइए क्या होगा, तो ये इनडिटरमिनेट होगा या स्टेबल होगा, लेकिन ठीक, ये देखिए 3 मोमेंट इक्वेशन में फिक्स एंड ऑफ ए कॉलम बीम इज रिप्लेस बाय एन एडिशनल स्पैन ऑफ, तो ये जीरो लेंथ से इसको किया जाता है इस मेथड में। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफाइंड एज कंप्रेस्ड बिलो द व्हिच नॉट 5% से ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए, ये हम लोग कर लिए थे। ये देख लीजिएगा ये कौन सा पूछा है, कंप्रेशन में पूछ रहा है ना, तो कंप्रेशन में अगर पूछ रहा है तो देखिए ये जो है आपको 0.0035 ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं द चांस ऑफ डायगोनल टेंसर क्रैक्स इन RCC मेंबर
रिड्यूस व्हेन, कब घटेगा, ये डायगोनल टेंशन का चांस कब घटेगा, तो ये जब घटेगा ना एक्सियल कंप्रेशन और शियर फोर्स अगर साहब एक साथ लगेंगे, एक्सियल और शियर फोर्स दोनों एक साथ लगेगा, तो अब ये डायगोनल टेंशन का घट जाएगा ये चांस। प्री स्ट्रेस मेंबर में ना ये क्या यूज करना, हाई स्ट्रेंथ स्टील और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट दोनों यूज करना, हम लोगों ने इसको देखा था, रिपीट है ना, तो इस तरह पीवाई की लगाएगा, अच्छा होगा। ये द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील टेंशन इज 140 मीटर पर मीटर स्क्वायर, देन द डेप्थ ऑफ 90 फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन विल बी 0.40 डी। ठीक है, ये आप लोग देखिए 280/3 सिग्मा सीबीसी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ये 280/3 सिग्मा सीबीसी। ठीक है, और एम इंटू सिग्मा है ये सीबीसी अपॉन एम सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी, ये वाला फॉर्मूला है, ये आप लोग x बराबर के डी से निकाल लीजिएगा। गैंट्री गर्डर आर डिजाइन टू रिसिस्ट, तो ये ना लेटरल प्लैंगुचिना वर्टिकल सभी लोड लेता है। ठीक है, लेकिन गड्डी से ज़्यादा ट्रस इकोनॉमिकल होता है। फुल स्ट्रेस प्री स्ट्रेस कंक्रीट विच नो टेंशन इज परमिटेड। देखिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट में ना यहाँ पे पहले ही कंप्रेशन को डाल देते हैं हम लोग, ये टेंशन इसमें परमिटेड नहीं होता है। ये सब पढ़ लीजिएगा, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 भी दिया है। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंसिंग द कंक्रीट इज परमेबिलिटी टू इट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब दिया हुआ है। तो ये ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं इसको। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय इंजीनियर इंचार्ज द रिइंफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड विदिन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेंस। अगर मान लीजिए इंजीनियर इंचार्ज नहीं है तो कितना तक, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, तो कितना, अगर इंजीनियर इंचार्ज नहीं बोल रहा है ना तो कितना लेंगे, ये मतलब IS कोड के अकॉर्डिंग या कुछ भी है, तो ये बताना है आपको। देखिए 16 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है इसमें है हम लोग इफेक्टिव फॉर इफेक्टिव डेप्थ 2 mm ऑफ लेस प्लस माइनस 10 mm तक ले सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा IS कोड का ये वैल्यू है। द वेट ऑफ स्टील डॉट पर मीटर 162 नीचे हो जाता है, डी स्क्वायर बाई 162 डी डायमीटर होता है। ठीक है, mm होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रोविजन ऑफ IS 456/2000 द शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए कितना एज्यूम करते हैं, तो 25,000, ये देखिएगा इसमें निकाल लीजिएगा। 5000 टू FCK 25 है तो 5 आ जाएगा, तो 5 25 25,000। डायमीटर ऑफ मेन बार्स इन आरसीसी कॉलम शॉर्ट नॉट बी लेस देन, तो 12 मिनिमम होता है ना। स्टेट ऑफ द प्योर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाई, शियर स्ट्रेस का स्ट्रेस प्योर टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन में जैसे कि टेंशन है तो इसका परपेंडिकुलर कंप्रेशन, तो ये प्योर कौन सा केस बन जाता है, प्योर शियर स्ट्रेस का केस बनता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये मोहर डायरेक्शन बनाते हैं ना। इन केस ऑफ रिटेनिंग वाल ये सरचार्ज इफ ओवरऑल हाइट ऑफ द वाल इज h द विड्थ ऑफ द बेस स्लैब वुड बी, तो 0.7 h होता है। ठीक है, ये वाला देख लीजिए। थिकनेस इफ द थिकनेस इज स्मॉल इन कंपेरिजन विद द लेंथ, थिकनेस देखिए विड्थ और लेंथ के कंपेरिजन में ये आपको जो थिकनेस है छोटा है ना, इस सेक्शन मेंबर 2D कहलाएगा। ठीक है, और थिकनेस को भी थोड़ा सा मान लेंगे, जैसे ये है ना, इसका लेंथ है, इसका विड्थ है, तो ये 2D है, लेकिन इसका थिकनेस को भी मान लेते हैं ना, तो इसे को ड्रॉ करते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो 3D बन जाता है, तो नॉर्मल चीज़ है, कोई हाथ बुरा नहीं है। देखिए हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर ए सॉइल मास, हाइड्रोमीटर जो एनालिसिस करते हैं ना उसमें पूछ रहा है कि क्या हम लोग करते हैं, तो मेनिस्कस करेक्शन और आपको ये डिस्पर्सिंग एजेंट कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है यही पूछा है। तो देखिए जो मेनिस्कस होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्पर्सन सब्ट्रैक्टिव होता है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। CD ऑलवेज माइनस CD, और ये जो है कौन सा CM प्लस होगा, CM प्लस CM माइनस CD। टेम्परेचर वाला दोनों होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स यू लाइन क्लोज लाइज क्लोज एंड अबव ए लाइन, ए लाइन के ऊपर चला गया तो क्ले मिनरल को क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमाइट बोलते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमाइट, ब्लैक कॉटन सॉइल मोनोक्रोमाइट, ये सब देख लीजिएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स में मोनोक्रोमाइट ऊपर होता है, प्रियलाइट फिर केलोनाइट। माइक प्लास्टिसिटी इंडेक्स याद रखिए, माइक। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस ना बात किया जाए, इफेक्टिव स्ट्रेस आपको एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस और इंटर ग्रेनुलर स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस कॉज ड्यू टू सॉइल पार्टिकल के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है इस पे इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। और यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के कारण। टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस देखिए 10 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द लेवल इस स्विमिंग पूल पर निकालना है। देखिए पानी ही पानी है, ठीक है, कोई और दूसरा मटेरियल है नहीं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस अगर उसका घटाएंगे तो उसका वैल्यू और टोटल वाटर का वैल्यू घटकर 0 हो जाएगा ना, तो एक तो 0 आएगा और दूसरा वाला तो कुछ तो 10 मीटर तक, तो क्या होता है ये गामा के गामा एच होता है ना, तो गामा का वैल्यू 10 मान लेते हैं और इसको 10 मीटर दिया हुआ तो 10 × 100 हो जाएगा। ठीक है, गामा एच। सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, प्लास्टिसिटी लिमिट LLPL दिया हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट 25% दिया हुआ है, W दिया हुआ है। सॉइल इज डोमिनेटेड बाई, तो देखिए LL माइनस PL निकालेंगे तो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स 27% आएगा। उस तरह से नेचुरल 25 दिया हुआ है, ठीक है, ए लाइन का इक्वेशन निकाल 0.73 LL - 20, तो ये निकाल कर देखें हम लोग, तो ये जो है ना 24.82 आया,
तो ये जो है ना आपको आईपी जो दिया हुआ है 25 उससे कम है, मतलब नीचे होगा। तो ये पॉइंट विल बी, सॉरी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, 24.82 आया। तो ये लाइन का 24.82, लेकिन ये 25% ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन लाइन के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्रिटिकल हाइड्रोलिक एलिमेंट लीडिंग टू जीरो टेस्ट ऑफ स्टेट दैट वुड बी प्रोड्यूस ए क्विक कंडीशन इन स्टैंडर्ड सिस्टम स्पेसिफिसिटी। देखिए जी का वैल्यू दिया हुआ है और वॉइड रेशियो दिया हुआ है, तो g-1/1 प्लस ई होता है ना, इसमें पोरोसिटी नहीं, ये डायरेक्ट ई दे दिया है। तो g-1 2.7 -1 1.7 अपॉन 1 प्लस ये कितना है वॉइड रेशियो, ये 0.7, तो दोनों ये 1 आ जाएगा ना। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए। स्टीपेस्ट वेलोसिटी ऑफ सॉलिड डिस्चार्ज वेलोसिटी इतना है और वाइड रेशियो इतना है, तो ये v बाई एन होता है ना, तो v कितना है 20 गुना 10 पावर 3, और एन की नहीं है, वाइड रेशियो है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। वाइड रेशियो e है, एन निकालना है, तो एन बराबर e बाई 1 प्लस ई होता है। ठीक है, तो 0.8 अपॉन 1.8, तो ये कर लीजिए, तो 4 और ये 9, 4/9 ये आएगा, और v कितना है, इतना बटा 4/9, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20, तो 9×5 = 45, सी आंसर। कैलकुलेट कर लीजिए ये सब। जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, वो टूटता है तो विदरिंग होगा। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट होकर कहीं जाएगा, फिर डिपॉजिट होगा कहीं कहीं, फिर वहाँ पे बड़ा होकर डिपॉजिट होगा और विवल होगा, तो ये वाला है लास्ट में विवल होता है, पहले टूटता है, इरोजन होता है। लॉ ऑफ शियर स्ट्रेंथ फॉर ए क्ले सैंड स्पेसिमेन टेस्टेड इन डायरेक्ट शियर टेस्टेड शियर टेस्ट अंडर शियर स्ट्रेस ऑफ 100 kPa एंड नॉर्मल शियर 200 kPa। ठीक है, शियर 100 है, नॉर्मल 200 है, तो इसमें ना आपको देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ शियर स्ट्रेंथ टो बराबर सी प्लस सिग्मा T5, देखिए 100 दिया हुआ है, सी 0 मान लेते हैं, ये 0 होगा। कोहेजन किसके लिए है, तो ये आपको सैंड के लिए 0 होता है। ठीक है, उसके बाद सिग्मा 200 दिया हुआ है, 10 5 निकालेंगे यहाँ से, 5 0.5 एफ आ रहा है, 0.5 सिग्मा एफ। ठीक, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ टेंसाइल क्रैक टेंसाइल जोन नियर द सरफेस ऑफ ए कोहेसिव फील्ड 2c बाई गामा रूट n 5 होता है। ठीक है, और 4 किसके लिए होता है, आपको क्रिटिकल हाइट के लिए होता है क्या, डेप्थ ऑफ टेंसाइल जोन 2c बाई गामा रूट के, तो ये n5 ऊपर चल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं सेचुरेटेड है, तो 2 फेज का होगा, कंसिडर विद द सिंगल ड्रेनेज द इनिशियल आइसोक्रोन इज, तो ये इनिशियल आइसोक्रोन क्या होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये पैराबोला होता है, ये आपको पाई इसमें देखना पड़ेगा, ये ग्राफ के थ्रू यहाँ पे सेचुरेटेड क्ले सॉइल तो पैराबोला हो जाता है। सिंगल ड्रेनेज के लिए देख सकते हैं, डबल ड्रेनेज के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सब वैल्यू देख सकते हैं। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस द फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मशीन का जो कि इफिशियंसी है बटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉइल का, मशीन का इफिशियंसी बटा सॉइल का इफिशियंसी, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी रेशियो बोलते हैं। ये कितना के रेंज में होगा, तो 0.5 से आधा से 1.5 के बीच में होता है, बस याद ही रख लीजिए, वही कोई वैल्यू है। मैक्सिमम लोड कैरिड बाय ए पाइल के द्वारा कितना वैल्यू कैरिड किया व्हेन इट कंटिन्यूज टू सिंक, ये धंसता जा रहा है, सिंक हो रहा है, फर्दर इंक्रीज ऑफ द लोड बढ़ाते जा रहा है, तो ये देखिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेरिंग रेसिस्टेंट, तीनों एक ही नाम है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे द स्ट्रेस इंक्रीमेंट एट ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो ए कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लोड ऑफ इंटेंसिटी 250 kPa है कॉर्नर पे, ये देखिए यहाँ पे फैक्टर है, ये दिया हुआ, तो इसमें कैलकुलेट करना है। क्यू के बी अपन जेड स्क्वायर होता है, तो ये क्यू का वैल्यू 0.0179, 250 kb है, 10 मीटर पे था ना, 10 मीटर देखिए 10 मीटर पे बिलो पे निकाला, तो 250 ये दिया हुआ था, 0.07 फैक्टर दिया था, तो यहाँ से निकालेंगे क्यू के बी अपन जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिए, क्यू के बाद जेड स्क्वायर। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल्स क्या होता है, ठीक है, तो ये ना आपको रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल के कारण होता है, और सॉफ्ट क्ले में देखने को मिलता है ज़्यादा, और पाइल कैपेसिटी के वैल्यू को घटाता है। देखिए वैल्यू में नेगेटिव है तो घटाएगा ना इफिशिएंसी को, ये देख लीजिए। ये 38 नंबर क्वेश्चन है, कंपैक्टर सॉइल एग्जिबिटेड मैक्सिमम डाई डेंसिटी, देखिए 21.5 है मैक्सिमम डाई, मिनिमम है 15.5, कंपैटिबिलिटी फैक्टर कितना हो जाएगा, तो देखिए गामा डी मिनिमम गामा डी मैक्स होता है, तो यहाँ से निकालेगा 0.72 निकल जाएगा। अंडर रिम पाइल्स आर जनरली, तो ये ना बोल्ड पाइल्स को अंडर रिम पाइल्स, अंडर रिम बोल्ड किया हुआ रहता है। टिपिकल कोरिलेशन बिटवीन रिलेटिव कंपैक्शन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल, तो ये जो है ना एक फार्मूला होता है, ठीक है, 80 + 0.2 डी आर, तो ये याद ही कर लीजिएगा, और कुछ है नहीं इसमें, 80 + 0.2 ID 80 से 100% के बीच में होता है। देखिए ये द केस ऑफ वेल फाउंडेशन वाला हम लोग देखिए कैसन वाला, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ रिकमेंडेड दैट इट टिल्ट एंड शिफ्ट कितना लेते हैं, तो एक 1/60 टिल्ट लेते हैं, शिफ्ट 1 लेते हैं, शिफ्ट should not be greater than 1% depth of sunk, 1/60 लेते हैं टिल्ट। नेक्स्ट है फ्रिक्शन सर्कुलर मेथड बेस्ड ऑन द assumption that the resultant reaction along a slip surface
टेंजेंशियल टू ए सर्कल ऑफ रेडियस, तो ये आर सान 5 ये वाला देख लीजिएगा थोड़ा सा, पिक्सल सर्किल ऑफ सोडिस मेथड पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके अभी भी। और आप लोग करे होंगे इन ए लोड बीम द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्स ऑकर्ड ए पॉइंट सेक्शन वेयर कंट्राफ्लेक्स, यहाँ पे साइन चेंज होता है ना, बेंडिंग मोमेंट 0 और चेंजेस साइन वाला याद रखिएगा, 0 वाला वो मतलब 3 इंच आर्च है, यूडीएल वहाँ पे है, इटाइस पे मतलब आर्च इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, अगर शेप किस टाइप का होगा तो पैराबोलिक होगा तो ठीक है, 3 इंच है, 3 इंच है तो यहाँ वाला भी हिंज होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 8 यहाँ पर दिया हुआ है। रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड हॉलो शाफ्ट, ये हॉलो है, शाफ्ट है, बोथ हैविंग आउट स्ट्रेट डायमीटर डी है और हॉलो शाफ्ट डायमीटर इनसाइड d/2 है, ठीक है। टॉर्सन में पूछा जा रहा है तो वो डी आई बाई डी नोट करते हैं ना, π/16 ये टॉप डी क्यू वाला निकालते हैं, d4 - d4/d, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये निकालिएगा ना तो d/2 यहाँ पे 15/16 निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि देखिए ये फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कीपिंग इट्स डेप्थ कांस्टेंट विड्थ विल वेरी इन प्रोपोर्शनल टू, तो बेंडिंग मोमेंट के प्रोपोर्शनल में होता है विड्थ, बेंडिंग मोमेंट के प्रोपोर्शनल bd²/6 जेड निकालता है ना ये। फॉर ए गिवन मटेरियल यंग्स मॉडुलस इज 200, ये देख सकते हैं इतना है, और ये जो है आपको मॉडुलस ऑफ रेडियस 80 है, बोलो पॉइजन रेशियो कितना होगा, तो ये फॉर्मूला E = 2g1 + न्यू, तो E का वैल्यू कितना है 200 और इधर हो जाएगा 80, 2 × 80 और देखिए 200, 2 × 80 कितना हो जाएगा 160, तो ये घट जाएगा तो 40, 1 + न्यू, सॉरी ये डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये 200/160, ठीक है। तो ये कट गया, 4 × 16 4 × 20, 5/4 में से ये 1 घट जाएगा तो म्यू आ जाएगा 1/4 0.25, ठीक है। इंटरनल फोर्सेज एट वेरी बिग सेक्शन इन आर्च, आर्च जो है ना ये बनाते हैं हम लोग, तो इंटरनल फ्रिक्शन जो लगता है वो क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन ये आर्च में पूछा जा रहा है, तो ये जो है ना नॉर्मल थ्रस्ट भी लगता है, शियर फोर्स भी लगता है, बेंडिंग मोमेंट भी लगता है, ये सब हम लोग देख लिए थे, ठीक है। मुलर ब्रेसलेव प्रिंसिपल लॉ ये सबको निकालने के लिए लगता है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, देखिए ट्रस के लिए भी लगता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम के लिए भी लगता है, फ्रेम के लिए भी लगता है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट अगर स्ट्रक्चर है उसके लिए भी लगता है, मटेरियल भी चीज इलास्टिक एंड फॉलो हुक्स लॉ को अगर फॉलो करा है ये इंडिटरमिनेट भी उसके भी लगता है, ठीक है। तो ये मुलर प्रिंसिपल लॉ याद रखना है। एग्जाम्पशन क्या होता है, मटेरियल शुड ओबे हुक्स लॉ, ये मुलर प्रिंसिपल में हुक्स लॉ को फॉलो करने से लोड शुड बी विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, क्वालिटेटिव ILD फॉर इंटरनल स्ट्रेस कंपोनेंट, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स के लिए एक क्वालिटेटिव देता है, ठीक। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम, 2 थ्योरम होता है ना, फर्स्ट वाला देखिए, तो ये बोला है ना, तो ये ओनली व्हेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड, जब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल वैलिड होता है ना तो कास्टिग्लियानो वाला फॉर्मूला ये लगता है। सेकंड एप्लीकेबल टू लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। पेपर 6 का कराना है कहीं कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो पेपर 6 इसी तरह से कंप्लीट हो गया, हम लोग देख सकते हैं ये वाला कर लिए, कौन सा अभी हम लोग किए हैं ये 13/3 वाला कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये सब हो गया। अब ये एक है 2019 का, एक 2019 आई थिंक ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। और 17 थोड़ा पुराना हो गया, आप लोग खुद से करने का प्रयास करिएगा, इतना तो हम लोगों ने कर ही दिया, ठीक है। आपको लास्ट डिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। और जनरल इंजीनियरिंग नहीं देखो तो देख लीजिएगा, जनरल स्टडीज भी नहीं देखो तो देख लीजिएगा। और पेपर 6 का हम लोग करा देंगे, आज 13 तारीख हो गया, अब तो 2-4 दिन 3 दिन बचा है आपके एग्जाम के लिए, और तो सफर भी करेगा, तो ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्जाम के लिए। लास्ट में ही कहना चाहूँगा कि हार मत मानिएगा, ठीक है। लास्ट तक वारियर